नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है, जहां कहानियां सिर्फ सुनाई नहीं जाती बल्कि महसूस की जाती है और आपके दिल और दिमाग पर अपनी छाप छोड़ जाती है। यहां हर किरदार के पीछे छुपा है एक राज, हर घटना में छुपा है एक मोड़ और हर कहानी आपको ले जाती है उस अनजान सफ़र पर जहां रोमांच, रहस्य और जज्बात एक दूसरे से टकराते हैं। इस चैनल पर आपको मिलेंगे रहस्यमयी कहानियां, दिल दहला देने वाले किस्से और ऐसे पल जो आपको सोचने पर मजबूर कर देंगे। और हाँ दोस्तों, हमारा टेलीग्राम चैनल भी है जहां आपको कहानियों से जुड़ी अपडेट और एक्सक्लूसिव कंटेंट मिलेगा। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो ज़रूर जाकर ज्वाइन करें। तो चलिए ज़्यादा देर ना करते हुए आज की कहानी स्टार्ट करते हैं। अध्याय 241। पीछे से प्रणव रेड्डी और संजीव रेड्डी का समर्थन था, इसलिए विवेक खन्ना यहाँ मौजूद सभी लोगों को तुच्छ समझ रहा था। जैसे ही विवेक खन्ना ने अपनी बात पूरी की, सिस्टम की आवाज़ गूंजी, डिंग अस्थायी कार्य जारी, अध्यक्ष के रूप में अपनी जिम्मेदारी निभाओ, अपनी एसोसिएशन की महिला सदस्यों की रक्षा करो, विवेक खन्ना को सबक सिखाओ और उसे दिखाओ कि तुम्हारे सामने अकड़ने के क्या परिणाम हो सकते हैं। कार्य इनाम श्रीजिया फिल्म एंड टेलीविजन ग्रुप के 10% शेयर। कार्य इनाम 141 अनुभव। के कार्य देखकर अर्जुन कपूर को तुरंत समझ आ गया कि उसे क्या करना है। अगर यह कार्य पूरा हो जाता है तो अर्जुन कपूर के पास श्रीजया फिल्म एंड टेलीविजन ग्रुप के कुल 43% शेयर होंगे। अब वह पूरी तरह से इस ग्रुप पर नियंत्रण करने के बेहद करीब था। विवेक खन्ना की धमकी, अरे भाई तुम बहुत घमंडी हो। हाँ, यहाँ हम दर्जनों लोग खड़े हैं, अगर झगड़ा हुआ तो तुम्हें कोई फायदा नहीं मिलेगा। कौन किससे डरता है? वायुपंत सुपर कार एसोसिएशन के सदस्य भी उत्साहित हो गए। अर्जुन कपूर की बातें सुनकर उनमें जोश भर गया। हाँ, मैं सच में बहुत डर गया, विवेक खन्ना ने उपहास भरे लहजे में कहा। ठक ठक ठक, विवेक खन्ना ने जोर से ताली बजाई। अचानक सड़क किनारे खड़ी काली गाड़ियों से एक और समूह गुंडों का बाहर निकल आया। अब विवेक खन्ना के पास 2 गुना ज़्यादा लोग थे और यह सभी पेशेवर गुंडे थे जो वायुपंत सुपर कार एसोसिएशन को कुचलने के लिए पर्याप्त थे। क्यों अब भी अकड़ दिखा रहे हो? क्या अब भी लड़ाई करनी है? विवेक खन्ना ने अभिमान से पूछा। तरुण वर्मा की रणनीति। वायुपंत सुपर कार एसोसिएशन के सदस्यों का मनोबल अब गिरने लगा। पहले यह 1 के मुकाबले 2 की लड़ाई थी, लेकिन अब यह 1 के मुकाबले 4 हो गई थी। अब उनके जीतने की कोई संभावना नहीं दिख रही थी। संजीव रेड्डी, अब अर्जुन कपूर जीत कैसे सकता है? तरुण वर्मा दूसरी मंजिल पर खड़ा था, छाती पर हाथ रखकर यह दृश्य देख रहा था। अब अर्जुन कपूर का अंत निश्चित है। अर्जुन कपूर, अपना निर्णय लो, अगर लड़ाई शुरू हुई तो फिर पछताने का समय नहीं मिलेगा। विवेक खन्ना ने धमकी दी और आगे बढ़ा, लेकिन अर्जुन कपूर भी एक कदम आगे बढ़ा और अब दोनों के बीच की दूरी सिर्फ 5 मीटर रह गई थी। रणनीति एक वार में मात। अर्जुन कपूर ने मन ही मन तय कर लिया था, उसे इन गुंडों से नहीं लड़ना था बल्कि सिर्फ विवेक खन्ना को गिराना था। अगर विवेक खन्ना उसके काबू में आ जाता तो बाकी लोग खुद ही पीछे हट जाते। लेकिन इससे पहले कि अर्जुन कपूर हमला करता, सौंप दो सौंप दो सौंप दो, विवेक खन्ना के गुंडे जोर जोर से चिल्लाने लगे। मेरी सहनशक्ति की भी एक सीमा है, मैं 3 तक गिनूंगा, अगर मधु वर्मा को नहीं सौंपा तो सबसे पहले तुम्हारा सिर फोड़ दूंगा, विवेक खन्ना ने कहा। गिनती शुरू। 3। विवेक खन्ना को पूरा विश्वास था कि अर्जुन कपूर गिनती पूरी होने से पहले हार मान जाएगा। 2। अर्जुन कपूर अब हमला करने ही वाला था, लेकिन ठीक उसी समय लाल फरारी का आगमन। अचानक एक लाल फरारी स्पोर्ट्स कार सभी की ओर तेजी से बढ़ी। सब ने रास्ता छोड़ दिया और गाड़ी कुछ ही दूरी पर रुक गई। अब सबकी नज़रें फरारी पर टिक गई। गाड़ी का दरवाज़ा खुला और उसमें से एक आकर्षक महिला बाहर निकली। वह 30 के दशक की दिखने वाली बेहद प्रभावशाली और आत्मविश्वासी महिला थी। जैसे ही लोगों ने उसे पहचाना, विवेक खन्ना का चेहरा एकदम बदल गया। छोटे VZ, इतनी हिम्मत? जैसे ही महिला बाहर आई उसने व्यंग्यात्मक लहजे में कहा। छोटे VZ, पूरे समूह में सन्नाटा छा गया। क्या हमने सही सुना? ये प्रभावशाली महिला विवेक खन्ना को छोटे VZ कह रही है। अरे ये क्या हो रहा है? गुंडों में हलचल, बदतमीजी। लड़की, तुम जानती भी हो कि तुम किससे बात कर रही हो, विवेक खन्ना के एक सहयोगी ने गुस्से में कहा। लेकिन इससे पहले कि वक्त बॉस शब्द कह पाता, विवेक खन्ना ने उसे जोर से लात मार दी। हट जाओ, तुम जानते भी हो कि यह कौन है? रीमा देशमुख की एंट्री। रीमा देशमुख वैदेही देशमुख की बेहद करीबी सहयोगी। वह हैदराबाद के प्रभावशाली अंडरवर्ल्ड सर्कल में एक शक्तिशाली महिला थी। तुम यहाँ क्या कर रही हो? विवेक खन्ना उसके पास गया और सम्मान से एक सिगरेट जलाकर उसे दी। लेकिन रीमा देशमुख ने सिगरेट लेने के बजाय क्रोध में कहा, पहले ये बताओ कि तुम यहाँ कर क्या रहे हो? मैं बस इस लड़के को सबक सिखाने आया हूँ, विवेक खन्ना ने अर्जुन कपूर की ओर इशारा करते हुए कहा। चेताक। अचानक रीमा देशमुख ने उसे जोरदार थप्पड़ मार दिया। रीमा जी, यह आपने क्या किया? तुम जानते भी हो कि तुमने क्या किया? मिस्टर अर्जुन, हमारे बॉस वैदेही देशमुख के मित्र हैं, तुमने उन पर हाथ उठाने की हिम्मत कैसे की? विवेक खन्ना सदमे में। क्या अर्जुन कपूर वैदेही देशमुख के दोस्त हैं?
अब तो विवेक खन्ना को लग रहा था कि उसके सिर पर आसमान टूट पड़ा है। अगर उसे पहले ये पता होता तो वह कभी भी अर्जुन कपूर से पंगा नहीं लेता। खेल खत्म। पूरे समूह ने सदमे में देखा कि कैसे रीमा देशमुख ने विवेक खन्ना को सबक सिखाया। और फिर सबसे चौंकाने वाला पल आया। विवेक खन्ना ने एक ऐसा काम कर दिया जिसे देख सबके होश उड़ गए। अध्याय 242। जब सभी लोग स्तब्ध खड़े थे, विवेक खन्ना अचानक अर्जुन कपूर की टांगों से लिपट गया। मिस्टर अर्जुन, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मुझे माफ़ कर दो। मैं अंधा था जो आपसे दुश्मनी लेने चला था। मुझे भूल जाए। मुझे बस एक हवा का झोंका समझकर जाने दीजिए। मैं कुत्ते के मुंह से हाथी के दांत निकालने चला था। वह अर्जुन कपूर की टांगों को कसकर पकड़कर रोने लगा। उसके चेहरे पर नाक से बहती गंदगी और आंसू थे और उसका अहंकारी बॉस वाला रूप पूरी तरह गायब हो चुका था। वायुपंत सुपर कार एसोसिएशन के सदस्य और उसके खुद के आदमी ये देखकर हैरान रह गए। खासकर विवेक खन्ना के गुंडे, वे अब तक अपने बॉस को ताकतवर समझते थे, लेकिन अब वह एक सड़क छाप गुंडे की तरह गिड़गिड़ा रहा था। बड़ी सच्चाई उजागर। थोड़ा सोचने के बाद गुंडों को याद आया कि रीमा देशमुख ने बॉस बाय कहा था। हैदराबाद में बॉस बाय कौन हो सकता था? सिर्फ एक ही नाम, वैदेही देशमुख। जैसे ही उन्होंने ये समझा कि अर्जुन कपूर असल में वैदेही देशमुख के दोस्त हैं, उनके पैर कांपने लगे। तरुण वर्मा का झटका। इसी समय तरुण वर्मा दूसरी मंजिल से आया। अर्जुन कपूर, तुम तो वायुपंत सुपर कार एसोसिएशन के लिए शर्म की बात हो। लेकिन जैसे ही उसने भीड़ के बीच से देखा कि विवेक खन्ना अर्जुन कपूर की टांगों से लिपटकर गिड़गिड़ा रहा था, वह एकदम स्तब्ध रह गया। क्या ये तो उल्टा हो गया? अगर किसी को माफ़ी मांगनी थी तो वह अर्जुन कपूर होना चाहिए था। यह क्या हो रहा है? अर्जुन कपूर का जवाब, चल भाग यहाँ से। अर्जुन कपूर ने झुंझुलाते हुए विवेक खन्ना को लात मारकर दूर धकेल दिया। लेकिन विवेक खन्ना फिर से घिसट कर वापस आया और फिर से टांग पकड़ ली। फिर अर्जुन कपूर ने उसे फिर से लात मारी और यह सिलसिला कई बार चला। अब विवेक खन्ना का चेहरा जगह जगह चोटिल और सूजा हुआ था। अब वही सुअर के सिर जैसा दिख रहा था। षड्यंत्र उजागर, तुम्हारा इतना घमंड और अकड़ कहाँ चला गया? अर्जुन कपूर ने ठंडे स्वर में पूछा। तभी विवेक खन्ना की नज़र तरुण वर्मा पर पड़ी। मिस्टर अर्जुन, ये सब तरुण वर्मा और प्रणव रेड्डी की साजिश थी। मैं तो बस उनका मोहरा था। अब जब बचने का कोई रास्ता नहीं दिख रहा था तो विवेक खन्ना ने सब कुछ उगल दिया। गद्दारी का पर्दाफाश। कल दोपहर को फिर विवेक खन्ना ने पूरी साजिश का पर्दाफाश कर दिया। अब वायुपंत सुपर कार एसोसिएशन के सभी सदस्य गुस्से से तरुण वर्मा को देखने लगे। दुष्ट तरुण वर्मा, असली गद्दार तो तू निकला। अब तक तरुण वर्मा को लग रहा था कि उसकी चाल सफल हो गई, लेकिन अब उसे ऐसा महसूस हो रहा था जैसे हजारों चींटियां उसके शरीर पर रेंग रही हो। सुपर कार एसोसिएशन का फैसला, इस गद्दार को छोड़ो मत। कुछ गुस्साए सदस्यों ने तरुण वर्मा पर हमला कर दिया और उसे बुरी तरह पीटा। आखिरकार उसे अस्पताल ले जाना पड़ा। सिस्टम का इनाम डिंग, कार्यपूर्ण अध्यक्ष के रूप में अपने कर्तव्यों का पालन करो। विवेक खन्ना को सबक सिखाओ। बधाई हो आपको को श्रीजा फिल्म एंड टेलीविजन ग्रुप के 10% शेयर मिले। अब अर्जुन कपूर के पास इस ग्रुप के कुल 43% शेयर हो गए थे। रीमा देशमुख की सच्चाई। तभी रीमा देशमुख भी अर्जुन कपूर के पास आए और औपचारिक रूप से अपना परिचय दिया। तो तुम वैदेही देशमुख की सहयोगी हो? हाँ मिस्टर अर्जुन, मैं उनकी हाउसकीपर हूँ, लेकिन मेरा काम सिर्फ घर तक सीमित नहीं है। अर्जुन कपूर ने पहले से ही यह अंदाजा लगा लिया था, लेकिन अब यह स्पष्ट हो गया था कि वैदेही देशमुख की ताकत कितनी अधिक थी। अगर उसकी एक हाउसकीपर इतनी प्रभावशाली थी तो खुद वैदेही देशमुख कितनी ताकतवर होगी। नया रहस्य तो रीमा जी, आपने मुझसे मिलने की इच्छा क्यों जताई? अर्जुन कपूर ने पूछा। मिस्टर अर्जुन, असल में मेरी बेटी को अचानक एजेंट काम से गुजरात नगर जाना पड़ा। वह 2-3 दिनों तक वापस नहीं आएगी, इसलिए वह आपको ये सूचना देने के लिए मुझे भेजा गया था कि हमारी चाय की बैठक स्थगित हो जाएगी। कोई बात नहीं, मैं इंतजार कर सकता हूँ। अर्जुन कपूर ने शांति से कहा। धन्यवाद मिस्टर अर्जुन, वैसे मैं इस विवेक खन्ना को सबक सिखाऊंगी। ये सुनकर विवेक खन्ना के होश उड़ गए। अब तो वह पूरी तरह बर्बाद हो चुका था। अर्जुन कपूर नायक की तरह उभरा। रीमा देशमुख चली गई और विवेक खन्ना भी अपने गुंडों के साथ वहां से भाग निकला। अब वहां सिर्फ वायुपंत सुपर कार एसोसिएशन के लोग बचे थे। तभी सभी सदस्यों ने जोर से चिल्लाया, अध्यक्ष जिंदाबाद, अध्यक्ष जिंदाबाद, अध्यक्ष आप हमारे आदर्श हैं। अब अर्जुन कपूर की प्रतिष्ठा शिखर पर पहुंच चुकी थी। अब वह सिर्फ नाम का अध्यक्ष नहीं बल्कि वास्तविक रूप से सबसे सम्मानित नेता बन चुका था। तरुण वर्मा, अब से तुम्हारी सदस्यता समाप्त, अर्जुन कपूर ने घोषणा की और उसे वायुपंत सुपर कार एसोसिएशन से बाहर कर दिया। प्रणव रेड्डी की खुशी। दूसरी ओर रेड्डी विला में प्रणव रेड्डी जश्न मनाने के मूड में था। अब तक अर्जुन कपूर सबके सामने बेइज्जत हो गया होगा। अब उसे पता चल जाएगा कि रेड्डी परिवार से टकराने का अंजाम क्या होता है। उसकी खुशी शिखर पर थी, लेकिन तभी बॉस, बुरी खबर, एक व्यक्ति हड़बड़ाकर अंदर घुसा। प्रणव रेड्डी का चेहरा अचानक बदल गया।
क्या हुआ? अब कुछ बहुत बड़ा होने वाला था। अध्याय 243 मिस्टर संजीव ऑपरेशन पूरी तरह से विफल हो गया। तरुण वर्मा को बुरी तरह पीटकर अस्पताल भेज दिया गया है। अर्जुन कपूर की प्रतिष्ठा गिरने के बजाय वह वायुपंत सुपरकार एसोसिएशन के सदस्यों के दिलों में और भी ऊपर उठ गया है। अब भविष्य में उसके खिलाफ कोई भी कदम उठाना और भी मुश्किल होगा। सहयोगी ने रिपोर्ट दी। प्रणव रेड्डी को झटका। तुमने क्या कहा? प्रणव रेड्डी तुरंत स्तब्ध रह गया। वह भी कुछ देर पहले तक खुशी खुशी गाना गा रहा था और अब उसे बताया जा रहा था कि सारा प्लान फेल हो गया। धत्तेरी की अर्जुन कपूर गुस्से में प्रणव रेड्डी ने अपना फ़ोन जमीन पर पटक दिया और टुकड़े टुकड़े कर दिया। उसने इस योजना को बहुत मेहनत से तैयार किया था और अब सब खत्म। मैं इसे ऐसे ही नहीं छोड़ सकता। अगर वायुपंत सुपर कार एसोसिएशन से हमला करना संभव नहीं है तो वह अर्जुन कपूर को किसी और तरीके से निशाना बनाएगा। वायुपंत सुपर कार एसोसिएशन में अर्जुन कपूर अपने अध्यक्ष कार्यालय में अकेले बैठा था। उसे अभी अभी विवेक खन्ना से पता चला था कि तरुण वर्मा और प्रणव रेड्डी इस पूरे षड्यंत्र के पीछे थे। तरुण वर्मा तो पहले ही अस्पताल भेजा जा चुका था। उसके जो सहयोगी एसोसिएशन में अंदरूनी गद्दारी कर रहे थे उन्हें भी बाहर निकाल दिया गया। अब पूरी वायुपंत सुपर कार एसोसिएशन पर अर्जुन कपूर का पूर्ण नियंत्रण हो चुका था। अब अगला लक्ष्य प्रणव रेड्डी, क्योंकि अभी के लिए रेड्डी परिवार को गिराना संभव नहीं था। अर्जुन कपूर ने तय किया कि वह प्रणव रेड्डी से शुरुआत करेगा। लेकिन समस्या ये थी कि अभी उसका कोई भी जासूसी नेटवर्क हैदराबाद में नहीं था। यह एक बड़ी बाधा थी। समाधान क्या हो सकता है? कुछ सेकंड के लिए अर्जुन कपूर को अफसोस हुआ, लेकिन तभी उसके दिमाग में एक आइडिया आया। मेरे पास वायुपंत सुपर कार एसोसिएशन के दर्जनों सदस्य हैं। शायद इनकी ताकत प्रणव रेड्डी जितनी ना हो, लेकिन वे हैदराबाद में अच्छी जान पहचान रखते हैं। अगर यह सभी लोग मिलकर जानकारी इकट्ठा करें तो यह एक प्रभावी इंटेलिजेंस नेटवर्क बन सकता है। अब खेल बदल चुका था। अर्जुन कपूर मुस्कुराया। गौरव देशमुख का फ़ोन। तभी वायुपंत सुपर कार एसोसिएशन के एक और उपाध्यक्ष गौरव देशमुख का फ़ोन आया। अध्यक्ष महोदय, मैंने सुना कि आपने तरुण वर्मा की चाल को बड़ी आसानी से बेनकाब कर दिया। आप तो वास्तव में बुद्धिमान और साहसी हैं। गौरव देशमुख, जो पहले से ही तरुण वर्मा से नफरत करता था, अब अर्जुन कपूर की जमकर तारीफ करने लगा। गौरव, आज इतनी तारीफ क्यों कर रहे हो? अर्जुन कपूर हंसते हुए बोला, अध्यक्ष महोदय, आपने गद्दार को बाहर निकाला। ये बहुत सही फैसला था। वैसे क्या आपके पास आज रात खाली समय है? गौरव देशमुख ने पूछा। सिस्टम का नया कार्य डिंग नया कार्य। गौरव देशमुख के निमंत्रण को स्वीकार करें, साथ में ड्रिंक करें और प्रणव रेड्डी के बारे में जानकारी प्राप्त करें। कार्य इनाम हेलेंस बार का 100% स्वामित्व। कार्य इनाम 138 अनुभव अंक। हेलेंस बार हैदराबाद के सबसे प्रसिद्ध बार में से एक था। ये जगह इतनी महंगी थी, फिर भी हर दिन ग्राहकों की भीड़ लगी रहती थी। इस बार का मासिक टर्नओवर किसी मुद्रण मशीन से कम नहीं था। अगर अर्जुन कपूर इस बार का मालिक बन जाए तो उसकी कमाई को और भी ज़्यादा बढ़ावा मिलेगा। ठीक है, आज रात मिलते हैं। अर्जुन कपूर ने तुरंत हाँ कर दी। शानदार, मैं सारी व्यवस्था कर दूंगा। वैसे हम कौन से बार जा रहे हैं? हेलेंस बार, गौरव देशमुख ने उत्तर दिया। और भी अच्छा, अब अर्जुन कपूर अपने पहले बार को देखने भी जा सकेगा। शाम हेलेंस बार में। अर्जुन कपूर नियत समय पर वहां पहुंचा। अध्यक्ष महोदय, स्वागत है। गौरव देशमुख पहले से वहां मौजूद था और उसने अर्जुन कपूर का स्वागत किया। यहाँ पर बहुत सुंदर महिलाएं भी हैं। ड्रिंक के दौरान गौरव देशमुख ने कुछ मॉडल्स और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स को भी आमंत्रित किया था। सूचना प्राप्त करना। जैसे ही अर्जुन कपूर अपनी सीट पर पहुंचा, गौरव देशमुख ने उसे एक ड्रिंक दी और फिर उसने सीधे सवाल पूछा, गौरव, क्या तुम प्रणव रेड्डी को जानते हो? बिल्कुल, वह रेड्डी परिवार का सबसे बिगड़ा हुआ बेटा है। गौरव देशमुख ने सिर हिलाया। ओह, तो तुम जानते हो कि वह मेरे खिलाफ साजिश रच रहा था। अब गौरव देशमुख को तुरंत समझ आ गया कि अर्जुन कपूर को प्रणव रेड्डी के बारे में गहराई से जानकारी चाहिए। मैं अभी इन्वेस्टिगेशन शुरू करूंगा। अध्यक्ष महोदय, मैं अभी अपने संपर्कों से बात करता हूं और आपको जल्द से जल्द पूरी रिपोर्ट भेज दूंगा। बहुत अच्छा, अर्जुन कपूर ने सिर हिलाया। नया खेल शुरू। अब गौरव देशमुख उठकर बाहर फ़ोन करने चला गया, लेकिन उसने एक महिला को अर्जुन कपूर के साथ बैठने के लिए बुला लिया। अनीता, मिस्टर अर्जुन के साथ बैठो और बातचीत करो। ठीक है। अनीता वर्मा, एक आकर्षक और आत्मविश्वासी महिला, अर्जुन कपूर के सामने बैठ गई। लता शर्मा की प्रस्तुति। तभी एक छोटा गेम शुरू हुआ जहां हारने वाले को या तो 3 ड्रिंक पीनी थी या टैलेंट दिखाना था। हारने वाली लता शर्मा थी। मिस्टर अर्जुन, लता बहुत अच्छी गायिका है, क्यों ना वह एक गाना गाए? अनीता वर्मा ने सुझाव दिया। बिल्कुल। जैसे ही लता शर्मा ने गाना शुरू किया, अर्जुन कपूर चौंक गया, लेकिन उसे हैरानी लता के गाने से नहीं बल्कि किसी और वजह से हुई। क्या ये सिर्फ संयोग था या कुछ और? अध्याय 244। एक पुरानी कहावत है कि अर्जुन कपूर, जो शीर्ष गायक है, के लिए इस शर्मीली लड़की का गाना बस औसत से थोड़ा ऊपर ही था। लेकिन जो बात अर्जुन कपूर को हैरान कर गई,
वह थी इस लड़की की आवाज़। जब वह खेल खेल रही थी तब वह पूरी तरह चुप थी, लेकिन जैसे ही उसने गाना शुरू किया अर्जुन कपूर को झटका लगा। यह आवाज़ इतनी मधुर और स्वाभाविक थी मानो किसी स्वर्गीय संगीत की धुन बज रही हो। एक नया टैलेंट खोजा गया। वाह, अगर ये लड़की सही ट्रेनिंग ले ले तो ये बेजोड़ गायिका बन सकती है। अर्जुन कपूर अभी दक्षिण भारतीय पौराणिक शैली पर आधारित एक बड़ा प्रोजेक्ट बना रहा था। इस प्रोजेक्ट में ऐसे स्वर्गीय संगीत की जरूरत थी। अगर ये लड़की सही ट्रेनिंग लेकर अपनी आवाज़ को और निखार ले तो वह इस प्रोजेक्ट का सबसे बड़ा आकर्षण बन सकती है। लोग मंत्रमुग्ध हो गए। सिर्फ अर्जुन कपूर ही नहीं बल्कि पूरे बार में मौजूद लोग इस आवाज़ को सुनकर अचंभित थे। जैसे ही लड़की ने अपना गाना खत्म किया, पूरा बार तालियों से गूंज उठा। नहीं, अर्जुन कपूर इस लड़की को अपने श्री फिल्म एंड टेलीविजन ग्रुप में लाने का सोच ही रहा था। तभी कुछ अमीर युवक वहां आ धमके, मैडम आपकी आवाज़ बहुत सुंदर है, क्या आप हमारे टेबल पर आकर कुछ गाने गाएंगी? एक अमीर नौजवान ने आमंत्रण दिया। नहीं, लड़की ने तुरंत साफ इनकार कर दिया। धन की शक्ति, हम आपको ऐसे ही गाने के लिए नहीं कह रहे हैं। हम आपको 5,000 रुपये प्रति गाने देंगे। अब यह व्यक्ति पैसे से उसे मनाने की कोशिश करने लगा, लेकिन लड़की ने फिर से मना कर दिया और पीछे हट गई। ठीक है, हम 10,000 रुपये देंगे। सोचिए कितना अच्छा पैसा है। लेकिन लड़की ने अब भी मना कर दिया। अब वह युवक गुस्से में था। अर्जुन कपूर का जवाब, क्या तुम लोग समझ नहीं रहे कि उसने मना कर दिया है? मैं तुम्हें रुपये 0,000 देता हूं और अब तुम चले जाओ। अर्जुन कपूर ने ठंडे स्वर में कहा। वाह, ये पहली बार है जब मुझे कोई पैसे से धमकाने की कोशिश कर रहा है। वह युवक हंस पड़ा। यश मेहता की धमकी? क्या तुम जानते हो कि तुम किससे बात कर रहे हो? हमारे यश मेहता को कोई इस तरह से जवाब नहीं दे सकता। तुम बड़े बहादुर लगते हो, लेकिन ये हिम्मत ज़्यादा दिनों तक नहीं टिकेगी। अगर तुमने हमारे साथ बदतमीजी की तो तुम्हें इस बार से बाहर फेंक दिया जाएगा। यश मेहता इस बार के मालिक के अच्छे दोस्त हैं। अगर उन्होंने एक शब्द भी कहा तो तुम्हें और तुम्हारे दोस्तों को इस बार से निकाल दिया जाएगा। सिस्टम का इनाम डिंग कार्य पूरा। गौरव देशमुख के निमंत्रण को स्वीकार किया, जानकारी प्राप्त की और प्रणव रेड्डी के बारे में पता लगाया। बधाई हो, आपको हेलेंस बार का 100% स्वामित्व प्राप्त हुआ। अब अर्जुन कपूर इस बार का एकमात्र मालिक बन गया। अच्छा, अब मालिक कौन है? तुम्हारा दोस्त इस बार का मालिक है तो उसे बुलाओ, देखता हूँ कितना बड़ा आदमी है। अर्जुन कपूर ने सोफे पर आराम से बैठकर शराब की चुस्की लेते हुए कहा। यश मेहता का अहंकार तुम्ही ने यह मान की थी। अब मैं तुम्हें ऐसा सबक सिखाऊंगा जो तुम कभी नहीं भूलोगे। यश मेहता ने अपने आदमी को बार मैनेजर विनीत गुप्ता को बुलाने भेज दिया। अब पूरे बार के ग्राहक इस दृश्य को देखने लगे। अब देखो, थोड़ी देर में तुम सब इस बार से बाहर फेंके जाओगे। यश मेहता ने गर्व से कहा। बार मैनेजर का आगमन। कुछ देर बाद बार मैनेजर विनीत गुप्ता अपने सुरक्षा गार्ड्स के साथ बाहर आया। अब सबकी नज़रें अर्जुन कपूर पर थी। क्या यश मेहता की योजना सफल होगी या फिर अर्जुन कपूर इस स्थिति को पूरी तरह बदल देगा? अध्याय 245। विनीत, क्या हुआ? जैसे ही विनीत गुप्ता हेलेंस बार का मैनेजर बाहर आया, उसने यश मेहता से पूछा। कुछ खास नहीं, बस ये लड़का मेरे सामने अकड़ रहा था और मैंने तुम्हें इसे बाहर से बाहर निकालने के लिए बुलाया। इतना छोटा सा काम तुम मेरे लिए कर सकते हो ना? यश मेहता ने अर्जुन कपूर की ओर इशारा करते हुए कहा। और हाँ, सिर्फ यह नहीं बल्कि इसके साथ मौजूद सभी लोगों को बाहर निकाल दो। बार मैनेजर की प्रतिक्रिया। विनीत गुप्ता ने पहले अर्जुन कपूर की तरफ देखा। उसे यह चेहरा अनजान लगा तो उसने सोचा कि निकाल देने में कोई दिक्कत नहीं होगी। विनीत, यह सही नहीं होगा। हम हेलेंस बार के रेगुलर ग्राहक हैं। सिर्फ एक व्यक्ति की वजह से हमें बाहर निकालना गलत होगा। अनीता वर्मा और अन्य लोग विरोध करने लगे। मैनेजर की धौंस, हाँ गलत होगा। मुझे अपने बार में क्या करना है यह मुझे तुमसे सीखने की जरूरत नहीं। गॉड्स, इन सबको बार से बाहर फेंक दो। विनीत गुप्ता ने सुरक्षा गार्ड्स को आदेश दिया। अर्जुन कपूर का जवाब, तो तुम ही इस बार के मैनेजर हो और इसे इस तरह चलाते हो। अर्जुन कपूर ने गंभीर स्वर में कहा। क्या मतलब? विनीत गुप्ता थोड़ा हिचकिचाया। मतलब ये कि तुम अपने दोस्तों के कहने पर ग्राहकों को निकाल रहे हो, अपनी पावर का गलत इस्तेमाल कर रहे हो। ऐसे कर्मचारी के साथ हेलेंस बार का मालिक होना बदकिस्मती है। मैनेजर का अहंकार, हेलेंस बार में तुम्हारी कोई चलने वाली नहीं है। गॉड्स, इन्हें उठाकर बाहर फेंक दो। अब देखता हूं कि यह अकड़ कैसे दिखाता है। बड़ी घोषणा, बहुत बढ़िया। अब एक महत्वपूर्ण घोषणा। मैं अर्जुन कपूर, हेलेंस बार का नया मालिक, तुम्हें अभी से बर्खास्त करता हूं। अपना सामान समेटो और यहां से निकलो। पूरी बार में सन्नाटा। सुरक्षा गार्ड्स, ग्राहक और यहां तक कि यश मेहता भी स्तब्ध रह गए। क्या उसने अभी क्या कहा? हेलेंस बार का मालिक? क्या यह मजाक कर रहा है? यश मेहता घबराया। अगर यह सच है तो मैं मुसीबत में हूं। उसे समझ आ गया कि उसने किसी बहुत बड़े व्यक्ति से पंगा ले लिया है। मैनेजर की हेकड़ी जारी। हाँ, तुम हेलेंस बार के मालिक हो, मजाक कर रहे हो। हमारे बॉस का नाम ललित अग्रवाल है। तुम कौन हो?
फोन कॉल से बड़ा खुलासा। तभी विनीत गुप्ता का फोन बजा। बॉस क्या बात है? फोन उठाते ही विनीत गुप्ता का व्यवहार तुरंत बदल गया। मुझे बॉस मत कहो, मैंने अभी हेलेंस बार बेच दिया है। तुम्हें नए मालिक को रिपोर्ट करना होगा। ललित अग्रवाल ने सीधा जवाब दिया और फोन काट दिया। मैनेजर का चेहरा सफ़ेद पड़ गया। क्या? तो ये सच है? अब विनीत गुप्ता के होश उड़ गए। पूरा गेम पलट गया। अब भी सबूत चाहिए, अर्जुन कपूर ने ठंडे स्वर में पूछा। मैनेजर की गिड़गिड़ाहट। माफ़ कर दीजिए सर, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मैं अंधा था जो आपको पहचान नहीं पाया। अर्जुन कपूर का अंतिम आदेश। अब पछताने का कोई फायदा नहीं, तुम बर्खास्त हो और तुम अब कभी इस बार में काम नहीं करोगे। गॉड्स इसे और यश मेहता को बाहर फेंक दो। यश मेहता की हार। यश मेहता पूरी तरह से बर्बाद हो चुका था। वह इस जगह से भाग खड़ा हुआ क्योंकि अब पूरे बार में उसकी बेइज्जती हो चुकी थी। सबका सम्मान अर्जुन कपूर के लिए बढ़ गया। अर्जुन कपूर जिंदाबाद। आपने यश मेहता को सबक सिखा दिया। अब समझ आया कि आप इतने शांत क्यों थे। अब असली खेल शुरू होगा। अब जब कोई अड़चन नहीं बची, अर्जुन कपूर अपने असली मिशन पर ध्यान देने वाला था। अध्याय 246। इधर आओ, हमारे लिए एक प्राइवेट रूम का इंतजाम करो, मुझे कुछ बात करनी है। अर्जुन कपूर ने पास खड़े स्टाफ को आदेश दिया। जी बॉस। स्टाफ ने तुरंत जाकर व्यवस्था कर दी। कुछ ही देर में अर्जुन कपूर, अनीता वर्मा और बाकी लोग प्राइवेट रूम में पहुंच गए। एक विशेष अनुरोध, क्या तुम एक पुरानी शैली प्राचीन का गीत गा सकती हो? अर्जुन कपूर ने लता शर्मा की ओर देखा। बार के बाहर बहुत शोर था जिससे उसकी आवाज़ पर थोड़ा प्रभाव पड़ा था। अर्जुन कपूर शांति में और बेहतर उपकरणों के साथ उसकी आवाज़ को सुनना चाहता था, खासकर जब वह प्राचीन शैली के गीत गाए। अगर यह गाना परफेक्ट हुआ तो अर्जुन कपूर तुरंत उसे श्रीजया फिल्म एंड टेलीविजन ग्रुप में एक विशेष गायक के रूप में नियुक्त करेगा। लता शर्मा का उत्तर, प्राचीन शैली का गीत। मैंने ज़्यादा ऐसे गीत नहीं सुने हैं और शायद मेरी प्रस्तुति उतनी अच्छी ना हो, लेकिन मैं कोशिश कर सकती हूँ। और वैसे भी आपने मेरी अभी अभी जो मदद की उसके लिए मैं आपकी आभारी हूँ, लता शर्मा ने शर्मीले स्वर में कहा। फिर उसने अपना फ़ोन निकाला और एक प्राचीन शैली का गीत गाने लगी। परफेक्शन। जैसे ही लता शर्मा ने गाना शुरू किया, उसकी कोमल और स्वर्गीय आवाज़ और प्राचीन धुन मिलकर एक जादुई प्रभाव डाल रही थी, ठीक वैसा ही जैसा अर्जुन कपूर ने सोचा था। परफेक्ट, एक सुनहरा अवसर। क्या तुम मेरी कंपनी में काम करने के लिए इच्छुक हो? अर्जुन कपूर ने बिना किसी देरी के सीधे प्रस्ताव रखा। मैं तुम्हें शुरुआत में बहुत ज़्यादा नहीं, सिर्फ 1 करोड़ रुपए सालाना वेतन दूंगा, और जैसे जैसे तुम्हारी आवाज़ और पहचान बड़ी होगी, वेतन भी बढ़ता जाएगा। सब हैरान। 1 करोड़ सालाना वेतन, और यह ज़्यादा नहीं है। जो अन्य सुंदर महिलाएं गौरव देशमुख द्वारा आमंत्रित की गई थी, वे ईर्ष्या से भर उठी। सामान्य लोगों के लिए 1 करोड़ सालाना वेतन एक अकल्पनीय चीज़ थी। अर्जुन कपूर की पेशकश जारी। अगर तुम हाँ कहती हो तो मैं तुम्हें तुरंत श्रीजया फिल्म एंड टेलीविजन ग्रुप में शामिल करवा दूंगा। वहाँ प्रोफेशनल्स तुम्हें ट्रेन करेंगे और तुम्हारी आवाज़ को और बेहतरीन बनाएंगे। अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें एक स्टार भी बना सकता हूँ। लड़कियाँ और भी ज़्यादा चौंक गई। क्या श्रीजया फिल्म एंड टेलीविजन ग्रुप यह वही कंपनी है जिसने कई बड़े स्टॉल्स बनाए हैं? अब सबकी आंखें फटी रह गई। मिस्टर अर्जुन का इस कंपनी से भी कनेक्शन है। अनीता वर्मा की जल्दीबाजी। मिस्टर अर्जुन, आप कितने उदार हैं। 1 करोड़ सालाना वेतन। मैं लता की ओर से हाँ कहती हूँ। अनीता वर्मा ने तुरंत जवाब दिया क्योंकि उसे डर था कि उसकी दोस्त कहीं ना कर दे। अप्रत्याशित उत्तर। लेकिन जब सबको लगा कि लता शर्मा तुरंत हाँ कह देगी तो उसका उत्तर सभी को चौंका गया। माफ़ कीजिए मिस्टर अर्जुन, लेकिन मैं आपकी पेशकश को स्वीकार नहीं कर सकती। सन्नाटा छा गया। क्या? 1 करोड़ का वेतन, स्टार बनने का मौका, और उसने मना कर दिया। असली वजह, मिस्टर अर्जुन, आपकी शर्तें सच में बहुत अच्छी हैं। मुझे बहुत खुशी होगी इसे स्वीकार करने में, लेकिन मैं नहीं कर सकती। एक अनुबंध की बाधा। मैं पहले से ही एक एजेंसी के साथ कॉन्ट्रैक्ट में बंधी हुई हूँ, और वह भी 1 साल के लिए। अब सबको समझ में आया कि मामला क्या है। कैसे हुआ ये धोखा? पिछले साल जब मैंने ग्रेजुएशन किया तो मैंने नौकरी ढूंढनी शुरू की। कुछ समय बाद मुझे एक एजेंसी मिली जिसने मुझे 10,000 रुपये महीने पर साइन करने की पेशकश की। तब मेरे कई दोस्त सिर्फ 3,000 रुपये महीने कमा रहे थे। तो ये बहुत अच्छा लगा और मैंने तुरंत साइन कर दिया। एक कठोर सच्चाई, लेकिन मुझे बाद में पता चला कि मैंने एक बेकार डील साइन कर दी है। अब मेरा लाइव स्ट्रीमिंग चैनल अच्छा कर रहा है, लेकिन मेरी कमाई का 90% एजेंसी ले जाती है। सब ने महसूस किया कि यह कितना अन्यायपूर्ण है। अर्जुन कपूर का समाधान, ये कोई बड़ी बात नहीं है, मैं अपने लोगों को भेजकर इसे हल करवाऊंगा। लता शर्मा को यकीन नहीं हुआ। सच में? आप सच में मेरी मदद करेंगे? अर्जुन कपूर का आत्मविश्वास। अगर मेरे पास कानूनी समाधान नहीं मिला तो मैं अपने लॉ फर्म को इस पर काम करने के लिए कहूँगा। वह क्षण जब लता शर्मा को पहली बार उम्मीद मिली। मिस्टर अर्जुन, बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन उसके चेहरे पर अब भी संदेह था। गौरव देशमुख की सूचना। कुछ ही मिनटों में गौरव देशमुख लौट आया। मिस्टर अर्जुन, प्रणव रेड्डी की पूरी जानकारी कल सुबह आपको भेज दी जाएगी।
एक शानदार जीत। आज सिर्फ एक गिलास शराब पीने आया था और बदले में उसे क्या क्या मिला। हेलेंस बार का मालिकाना हक, लता शर्मा जैसी अनमोल गायिका की खोज, प्रणव रेड्डी के खिलाफ जरूरी जानकारी। ये सच में बहुत ही बढ़िया रहा। अर्जुन कपूर ने मुस्कुराते हुए सोचा, एक नई सुबह, एक नया इनाम। डिंग रिश्ते खत्म करने के 49वें दिन का इनाम, श्रीजया फिल्म एंड टेलीविजन ग्रुप के 12% शेयर। अब अर्जुन कपूर के पास कुल 55% शेयर हो चुके थे। अब वह पूरी तरह से इस ग्रुप का नियंत्रण अपने हाथ में ले चुका था। अगला कदम अध्यक्ष पद लेना। अब ललित चौधरी को अपना पद छोड़ने का समय आ गया है। अध्याय 247। दूसरी ओर ललित चौधरी, जो इस समय श्रीजया फिल्म एंड टेलीविजन ग्रुप के अध्यक्ष थे, उन्हें ये खबर मिली कि अर्जुन कपूर ने आज दोपहर बोर्ड बैठक बुलाने का निर्णय लिया है। हाँ, ललित चौधरी जोर जोर से हंसने लगे और बेहद खुश हुए। लेकिन ये खुशी किसी पागलपन की वजह से नहीं थी, बल्कि एक दिन पहले ही ललित चौधरी ने अपनी संपत्ति का बड़ा हिस्सा लगाकर 2 अन्य शेयरधारकों से कुल 6.1% शेयर खरीद लिए थे। अब पहले से मौजूद शेयरों को जोड़कर ललित चौधरी के पास अब श्रीजया फिल्म एंड टेलीविजन ग्रुप के 36.5% शेयर हो गए थे। अब असली खेल शुरू होगा। पिछली बार अर्जुन कपूर के पास 33% शेयर थे, इसलिए वह सबसे बड़ा शेयरधारक बना था। लेकिन अब ललित चौधरी ने उसे पछाड़ दिया था और वह फिर से सबसे बड़ा शेयरधारक बन चुका था। आज सुबह ही ललित चौधरी यह सोच रहा था कि 1-2 दिन में बोर्ड मीटिंग बुलाकर अर्जुन कपूर को पूरी तरह दबाया जाएगा और उसे बोर्ड से बाहर कर दिया जाएगा। अब ये काम करने की जरूरत भी नहीं, क्योंकि अर्जुन कपूर खुद ही बोर्ड मीटिंग बुला रहा था। अब इस बैठक में ही उसे सबक सिखाया जाएगा। अर्जुन कपूर, अब तुम्हारे बुरे दिन शुरू हो गए हैं, ललित चौधरी ने मन ही मन गर्व से कहा। बोर्ड मीटिंग का समय आ गया। दोपहर के 2 बजे श्रीजया फिल्म एंड टेलीविजन ग्रुप के सभी वरिष्ठ अधिकारी और शेयरधारक बैठक कक्ष में एकत्र हुए। ललित चौधरी सबसे पहले पहुंच चुके थे। उन्होंने देखा कि शेयरधारक और वरिष्ठ अधिकारी एक एक करके आ रहे थे। वह खुशी में एक गाना गुनगुना रहे थे। आज का दिन अच्छा है, तुम्हारी सारी इच्छाएं पूरी होंगी। लोग हैरान थे। मिस्टर ललित, क्या आपको कोई बड़ी खुशी मिली है? एक व्यक्ति ने उत्सुकता से पूछा। बिल्कुल, कुछ बड़ा और रोमांचक होने वाला है, देखते रहिए, ललित चौधरी ने मुस्कुराते हुए कहा। अर्जुन कपूर का आगमन। थोड़ी देर बाद अर्जुन कपूर बैठक कक्ष में पहुंचे। बैठक शुरू की जाए। अर्जुन कपूर ने सीधे आदेश दिया। ललित चौधरी का ताना। अर्जुन, अगर तुम अभी झुककर मुझसे माफी मांग लो तो शायद मैं तुम्हें माफ करने पर विचार करूं। ललित चौधरी ने अर्जुन कपूर पर सीधा हमला बोला। अर्जुन कपूर का जवाब, मुझे माफ कर देना। तुम्हें इतनी हिम्मत कहां से मिली? मुझे माफ करने की जरूरत नहीं, बल्कि तुम्हें ही झुककर मुझसे माफी मांगनी चाहिए। अगर तुम अभी माफी मांग लो तो शायद मैं तुम्हें छोड़ दूं। ललित चौधरी की हंसी। हाँ, तुम अब भी अपनी हार मानने के लिए तैयार नहीं हो। तुम्हारे पास पहले 33% शेयर थे, इसलिए तुम घमंड कर रहे थे, लेकिन अब बड़ी घोषणा। सॉरी, लेकिन अब मैं तुमसे बहुत आगे निकल चुका हूं। कल रात मैंने 6.1% और शेयर खरीद लिए। अब मेरे पास 36.5% शेयर हैं और मैं फिर से सबसे बड़ा शेयरधारक बन चुका हूं। अब तुम्हारा क्या कहना है? अर्जुन मंच पलटा। बैठक में मौजूद वरिष्ठ अधिकारियों और शेयरधारकों को यह सुनकर आश्चर्य हुआ। बधाई हो मिस्टर ललित। मिस्टर ललित, आप सच में बहुत बुद्धिमान हैं। अब कोई भी आपका मुकाबला नहीं कर सकता। ललित चौधरी की बढ़ती है कड़ी। अब बोलो अर्जुन, तुम्हें डर लग रहा होगा। अब समझ आया कि किसे माफी मांगनी चाहिए। अर्जुन कपूर का ठंडा जवाब। ओह, तो तुमने बस 6.1% शेयर खरीद लिए, तो क्या हुआ? ललित चौधरी की जीत की घोषणा। क्या हुआ? इससे मैं तुम्हें पूरी तरह से कुचल सकता हूं। अब मैं घोषणा करता हूं कि अर्जुन कपूर को कंपनी के बोर्ड से निकाल दिया जाए। अर्जुन कपूर का खुलासा। रुको, तुम्हें शायद गणित सीखने की जरूरत है। तुम सोच रहे हो कि मेरे पास अभी भी 33% शेयर हैं। सब कुछ बदल गया। सॉरी, पर अब मेरे पास 55% शेयर हैं और इसका मतलब है कि अब ये कंपनी पूरी तरह से मेरी हो चुकी है। ललित चौधरी स्तब्ध रह गए। 55% शेयर, यह असंभव है। बोर्ड सदस्यों का समर्थन अर्जुन कपूर को मिला। वाह मिस्टर अर्जुन, अब ये कंपनी आपकी है। ललित चौधरी पूरी तरह से हार गए। अब समय आ गया है कि तुम अपनी कुर्सी छोड़ दो। अब से तुम इस कंपनी में नहीं रहोगे। ललित चौधरी की विदाई। काश मैंने तुम्हारा विरोध ना किया होता। अब ललित चौधरी, जो कभी श्रीजया फिल्म एंड टेलीविजन ग्रुप के अध्यक्ष थे, बिल्कुल अकेले और हारे हुए बाहर निकल रहे थे। अर्जुन कपूर का नया सफर शुरू। अब अर्जुन कपूर ने कंपनी का पूरा नियंत्रण अपने हाथ में ले लिया। गौरव देशमुख का कॉल आया। मिस्टर अर्जुन, जो जानकारी आपने मांगी थी वह मिल गई है। अब अर्जुन कपूर अपने अगले मिशन के लिए पूरी तरह तैयार थे। अध्याय 248। अर्जुन कपूर ने समय देखा और पाया कि दोपहर के 1 बजे से अधिक हो चुका था। मुझे यहाँ अभी कुछ और काम पूरा करना है। इसे पूरा करने में आधे घंटे से अधिक लगेंगे। रात के खाने पर मैं तुम्हें ट्रीट दूंगा, अर्जुन कपूर ने कहा। आखिरकार यह रात के खाने का समय था और गौरव देशमुख ने उनकी बहुत मदद की थी, इसलिए खाने पर बुलाना सही रहेगा। ठीक है, धन्यवाद अध्यक्ष महोदय।
गौरव देशमुख ने तुरंत सहमति जताई। सबसे महंगे रेस तरह का इंतजाम। अर्जुन कपूर ने श्रीजया फिल्म एंड टेलीविजन ग्रुप के कर्मचारियों से हैदराबाद में सबसे महंगे मिशेलियन स्टार रेस्तरां में आरक्षण करवाने के लिए कहा। इसके बाद वह अपने बाकी काम में लग गए। शाम 6:30 बजे रेस्तरां के बाहर गौरव देशमुख सबसे पहले रेस्तरां पहुंचे और बाहर अर्जुन कपूर का इंतजार करने लगे। तभी कुछ लग्जरी सुपर कॉच वहां आकर रुकी। उन कारों से कुछ अहंकारी युवक बाहर निकले। नई चुनौती हिमगति सुपर कार एसोसिएशन के सदस्य। अरे ये तो गौरव देशमुख है। फ्यू सुपर कार एसोसिएशन का गौरव देशमुख, कितनी बड़ी संयोग की बात है। वे युवक हंसते हुए गौरव देशमुख की तरफ बढ़े। प्रतिद्वंद्वी संगठन ये लोग हिमगति सुपर कार एसोसिएशन से थे, जो हैदराबाद के 6 प्रमुख सुपर कार एसोसिएशनों में से एक था। वे हमेशा से ही सुपर कार एसोसिएशन को हीन समझते थे क्योंकि उनका रैंक कम था। उनका ताना, वैसे हमने सुना कि तुमने एक नए अध्यक्ष को चुना है जो किसी छोटे शहर से आया है। ये हैदराबाद के लिए शर्मनाक है। फ्यू सुपर कार एसोसिएशन जो पहले नंबर पर हुआ करता था, अब आखिरी स्थान पर गिर चुका है। मुझे तो लगता है कि यह 6 बड़े एसोसिएशनों की सूची से ही बाहर हो जाएगा। वे लोग बिना रुके हंसने लगे। गौरव देशमुख की प्रतिक्रिया, तुम लोग क्या बकवास कर रहे हो। आखिरी स्थान हमारे अध्यक्ष के नेतृत्व में तो हम तुम्हारे हिमगति सुपर कार एसोसिएशन को भी पीछे छोड़ देंगे। और क्या पता हम 6 बड़े एसोसिएशनों में सबसे ऊपर पहुंच जाएं। गौरव देशमुख ने आत्मविश्वास से कहा। उन्होंने अर्जुन कपूर की ड्राइविंग स्किल्स देखी थी और उन्हें पूरा यकीन था कि उनके नेतृत्व में वे नंबर 1 बन सकते हैं। हिमागति सुपर कार एसोसिएशन के लोगों की हंसी। हाँ, ये तुमने कैसे सोच लिया। वे हंसते रहे। उन्हें गौरव देशमुख की बातों पर जरा भी भरोसा नहीं था। अर्जुन कपूर का आगमन। तभी अर्जुन कपूर अपनी कार में आए। गौरव देशमुख तुरंत उनकी ओर बढ़े और गाड़ी का दरवाजा खोलने के लिए आगे आए। नई धमकी, तो तुम ही फ्यू सुपर कार एसोसिएशन के नए अध्यक्ष हो। एक सलाह है, अपनी एसोसिएशन को हमारी हिमगति सुपर कार एसोसिएशन में मिला लो, नहीं तो तुम्हारे पीछे के लोग मुश्किल में पड़ जाएंगे। हिमगति सुपर कार एसोसिएशन के युवकों ने अर्जुन कपूर को चेतावनी दी, लेकिन अर्जुन कपूर ने उनकी ओर ध्यान तक नहीं दिया। उनकी बढ़ती शेख ही। वैसे तुम्हें शायद पता नहीं है, हमारे अध्यक्ष ने हाल ही में एक मैकलेन पी उपहार में दिया था। तुम जानते हो मैकलेन पी कितनी महंगी है। गौरव देशमुख भी चौंक गए। मैक्लारेन P1 उसकी कीमत तो 10 करोड़ से ज़्यादा होती है। उनका अध्यक्ष सच में बहुत अमीर था। अर्जुन कपूर की योजना। अब अर्जुन कपूर को एक नई योजना सूझी। उन्होंने गौरव देशमुख की ओर देखा। क्या तुम्हें जलन हो रही है। गौरव देशमुख का जवाब, बिल्कुल नहीं, मुझे इस पर जलन नहीं है। लेकिन उनकी आवाज़ में हल्की असहजता थी। अर्जुन कपूर का बड़ा ऐलान। तुमने इस दौरान अच्छा काम किया है। बताओ कौन सी कोई एक कार तुम्हें पसंद है, मैं तुम्हें एक दूंगा। गौरव देशमुख हैरान। सच में आप मजाक तो नहीं कर रहे। गौरव देशमुख की पसंद कोनिक्से ग्रेगेरा कन्वर्टेबल। अगर सच में दे सकते हैं तो मुझे कोनिक्से ग्रेगेरा कन्वर्टेबल पसंद है। ये बहुत कम संख्या में बनती है और इसकी कीमत लगभग 40 करोड़ है। अर्जुन कपूर की पुष्टि। कोई दिक्कत नहीं, मैं व्यवस्था कर दूंगा। हिमगति सुपर कार एसोसिएशन के लोग चिढ़ गए। हाँ, तुम कह रहे हो कि तुम इतनी महंगी कार सिर्फ ऐसे ही दोगे। ये सिर्फ एक दिखावा है। तुम इसे पाने के लिए सालों तक कोशिश करोगे लेकिन नहीं मिलेगा। अर्जुन कपूर का आत्मविश्वास। सालों तक, मुझे इसे मंगवाने में सिर्फ 10 दिन लगेंगे। हैरान कर देने वाला खुलासा। 10 दिन, तुम क्या सोचते हो तुम कोनिक के मालिक हो। अर्जुन कपूर का खुलासा। मुझे खेद है, लेकिन तुमने सही कहा, मैं ही कोनिक का मालिक हूँ। मौत सा सन्नाटा। पूरा माहौल एकदम चुप हो गया। हिमगति सुपर कार एसोसिएशन के सदस्य पूरी तरह से स्तब्ध थे। क्या ये लड़का सच में कोनिक सेक का मालिक है। अब उन्हें समझ में आया कि उन्होंने कितनी बड़ी गलती कर दी है। उनकी शर्मिंदगी। वे अभी तक मैकलेन पीक देने की डींगे हाँ रहे थे, लेकिन अर्जुन कपूर कोनिक से का मालिक निकला। उनकी बुरी तरह से बेइज्जती हो चुकी थी और वे बिना खाए पिए चुपचाप भाग निकले। गौरव देशमुख ने अर्जुन कपूर को जानकारी दी। मिस्टर अर्जुन, प्रणव रेड्डी की पूरी जानकारी मिल गई है। अब अर्जुन कपूर पूरी तरह तैयार थे अपने अगले मिशन के लिए। अध्याय 249। पहले अर्जुन कपूर ने लीना वर्मा, एक बहुत ही सुरम्य आवाज वाली लड़की को अपनी शानदार फिल्म और टेलीविजन ग्रुप में शामिल करने का प्लान बनाया था। वह एक लाइव स्ट्रीमर थी और अर्जुन कपूर उसकी भारतीय शॉर्ट वीडियो ऐप प्रोफाइल पर खास ध्यान दे रहे थे। लेकिन जब अर्जुन कपूर ने आज अपना भारतीय शॉर्ट वीडियो ऐप खोला तो बड़ी डाटा एल्गोरिदम ने सीधे लीना वर्मा की स्ट्रीमिंग को उनकी स्क्रीन पर पुश कर दिया। सिमरन शर्मा, अर्जुन कपूर की पूर्व प्रेमिका। अर्जुन कपूर ने सबसे पहले ज़्यादा ध्यान नहीं दिया, लेकिन जब उन्होंने स्क्रीन पर देखा तो उनकी आंखें तुरंत चौड़ी हो गई। लीना वर्मा इस समय पीकेपी के लाइव स्ट्रीमिंग कंपटीशन कर रही थी और उसके सामने जो लड़की थी वह कोई और नहीं बल्कि उसकी एक्स गर्लफ्रेंड थी, सिमरन शर्मा। सिमरन शर्मा अब एक लाइव स्ट्रीमर। अर्जुन कपूर को बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि सिमरन शर्मा भी एक लाइव स्ट्रीमर बन जाएगी। स्थिति को देखते हुए सिमरन शर्मा शायद मुंबई विश्वविद्यालय के हॉस्टल से लाइव स्ट्रीम कर रही थी और उसकी स्ट्रीमिंग बहुत अच्छी चल रही थी। पीके की स्थिति एक तरफा मुकाबला।
इस पीके मुकाबले में लीना वर्मा के पास केवल 1000 जोड़ पॉइंट्स थे, जबकि सिमरन शर्मा के पास पूरे 1400 रुपये पॉइंट्स थे। पीके में एक पॉइंट का मतलब होता है 10 पैसे, यानी 1400 रुपये पॉइंट्स का मतलब 14,000 रुपये। सिमरन शर्मा का मजाक उड़ाना। तुम्हारी ऑडियंस के पास इतने कम पॉइंट्स हैं, तुम्हारे साथ पीके करना बहुत बोरिंग है, सिमरन शर्मा ने लीना वर्मा की मजाक उड़ाते हुए कहा। और इतना ही नहीं, क्योंकि लीना के पॉइंट्स कम थे, सिमरन शर्मा ने उसे स्क्वाट्स करने के लिए मजबूर कर दिया। लीना वर्मा ने बहुत ही सही तरीके से स्क्वाट्स किए, लेकिन वह थकी हुई लग रही थी। सिस्टम मिशन ट्रिगर हुआ। तभी अर्जुन कपूर के दिमाग में अचानक सिस्टम की आवाज़ गूंजी, डिंग अस्थायी मिशन जारी, मुसीबत में मदद करो, लीना वर्मा की सहायता करो, सिमरन शर्मा को हराओ और लीना वर्मा की वफादारी जीतकर उसे अपनी कंपनी में लाने की राह बनाओ। मिशन रिवार्ड 5% रेयान ग्रुप के शेयर और रेयान ग्रुप के नए अध्यक्ष बनो। अर्जुन कपूर के लिए सुनहरा मौका। पहले से ही अर्जुन कपूर के पास रेयान ग्रुप के 30% शेयर थे और वह कंपनी के दूसरे सबसे बड़े शेयर होल्डर थे। उन्हें केवल 3.8% शेयर और चाहिए थे ताकि वह सबसे बड़े शेयर होल्डर बन सकें। और अब सिस्टम ने उन्हें 5% शेयर का इनाम दिया। मतलब अगर अर्जुन कपूर यह मिशन पूरा कर लेते हैं तो वह न केवल रेयान ग्रुप के सबसे बड़े शेयर होल्डर बन जाएंगे बल्कि कंपनी के नए अध्यक्ष भी बन जाएंगे। सीधा 5 रुपये मिलियन का टॉपअप। अर्जुन कपूर ने बिना एक सेकंड सोचे अपने भारतीय शॉर्ट वीडियो ऐप अकाउंट में 50 लाख रुपए का टॉपअप कर दिया। 5% रेयान ग्रुप के शेयर की कीमत 400 करोड़ रुपए है और मैं सिर्फ 50 लाख रुपए खर्च कर रहा हूं। ये तो सौदे का सौदा है। पीके में बचा आखिरी मिनट। अब पीके मुकाबले में सिर्फ 1 मिनट बचा था। सिमरन शर्मा का स्कोर बढ़कर 14,000 पॉइंट्स हो गया, जबकि लीना वर्मा सिर्फ 2000 पॉइंट्स पर अटकी हुई थी। सिमरन शर्मा की ओछी बातें, तुम लोगों के पास पैसा नहीं है तो पीके में मत आओ। इस दुनिया में पैसा ही सब कुछ है, बिना पैसे के तुम कुछ भी नहीं। सिमरन शर्मा ने अपने दर्शकों के सामने धौंस जमाए। अर्जुन कपूर का मास्टर स्ट्रोक और तभी लीना वर्मा का स्कोर अचानक 12 लाख पॉइंट्स तक पहुंच गया। एक ही झटके में उसने सिमरन शर्मा को पछाड़ दिया। सब लोग हैरान, क्या हुआ, ये पॉइंट्स इतने तेजी से कैसे बढ़ गए। लीना वर्मा की प्रतिक्रिया, धन्यवाद, मुझसे पैसा मत मांगो बॉस, जिन्होंने मुझे 40 कार्निवल गिफ्ट्स दिए। थैंक यू सो मच। एक कार्निवल गिफ्ट की कीमत 3000 रुपये होती है और 40 कार्निवल का मतलब है 1,20,000 रुपये। सिमरन शर्मा सदमे में, ये कैसे हुआ, मेरे सामने वाली ने अचानक इतने पॉइंट्स कैसे जुटा लिए। दर्शकों की प्रतिक्रिया, वाह बॉस ने एक ही झटके में 1,20,000 रुपये गिफ्ट दे दिए। अगर यही गरीब होने की निशानी है तो हम क्या हैं। सिमरन शर्मा की जलन, हाँ सिर्फ 40 कार्निवल गिफ्ट्स हैं तो क्या हुआ, मेरे अच्छे दिनों में मुझे एक ही बार में 60-70 कार्निवल गिफ्ट्स मिलते थे। सिमरन शर्मा ताने मारते हुए बोली। सिमरन शर्मा के दर्शकों का विरोध, ये तो जीत चोरी करने जैसा है। अगर हमारे बिग ब्रदर पहले से गिफ्ट्स देते तो हम जरूर जीतते। अगर तुम्हारे पास दम है तो एक और पीके करो। सिमरन शर्मा की चुनौती, सामने वाले एंकर हिम्मत है तो एक और पीके करो। इस बार हमारा बिग ब्रदर जरूर इस गरीब आदमी को हरा देगा। सिमरन शर्मा ने चैलेंज किया। अध्याय 250। लीना वर्मा कुछ सेकंड के लिए झिझकी। वह गाने में बेहतरीन थी लेकिन बहुत शर्मीली थी और कभी भी दर्शकों से गिफ्ट्स मांगने में सहज नहीं थी। अन्य महिला स्ट्रीमर्स की तरह वह प्यारी हरकतें करके गिफ्ट्स नहीं मांगती थी, इसलिए उसे कभी ज़्यादा गिफ्ट्स नहीं मिले। लेकिन आज मुझसे पैसा मत मांगो नामक आईडी वाले व्यक्ति ने एक ही बार में उसे 40 कार्निवल गिफ्ट्स दिए। यह उसके लाइव स्ट्रीमिंग करियर का अब तक का सबसे बड़ा डोनेशन था और अब उसका प्रतिद्वंदी सिमरन शर्मा फिर से एक और पीके करना चाहती थी। लीना वर्मा को भरोसा नहीं था कि वह जीत पाएगी। अर्जुन कपूर का आत्मविश्वास, आओ फिर से करो। अर्जुन कपूर ने केवल एक शब्द कहा। सिस्टम ने अभी तक मिशन पूरा होने का संकेत नहीं दिया था। इसका मतलब था कि सिमरन शर्मा को पूरी तरह हराना जरूरी था। फिर से करो। वैसे भी अर्जुन कपूर ने अभी तक सिर्फ 1,20,000 रुपये खर्च किए थे और उनके अकाउंट में अभी भी 8 लाख रुपये जोड़ बचे थे। मात्र कुछ लाख खर्च करके 4 अरब रुपए की कंपनी हासिल करना, ये तो बड़ा फायदेमंद सौदा था। लीना वर्मा ने हामी भरी। ठीक है, मैं आपकी बात सुनूंगी सर। लीना वर्मा ने अर्जुन कपूर के मैसेज को देखा और सहमति जताई। मैं तैयार हूं। लीना वर्मा ने सिमरन शर्मा की चुनौती स्वीकार कर ली। सिमरन शर्मा का अहंकार, तुम पछताओगी। मैं तुम्हें और तुम्हारे मुझसे पैसा मत मांगो वाले भाई को दिखाऊंगी कि असली ताकत क्या होती है। अगर पैसा नहीं है तो पीके खेलने मत आओ। सिमरन शर्मा ने अर्जुन कपूर पर कटाक्ष किया। सिमरन शर्मा की पहली चाल। पीके शुरू होते ही सिमरन शर्मा के एक अमीर दर्शक ने सीधा 80 कार्निवल गिफ्ट्स दे दिए। 80 कार्निव इक्वल्स 2400 पॉइंट्स। ओह माय गॉड, थैंक यू 80 कार्निवल्स के लिए। भाई आप अद्भुत हैं। सिमरन शर्मा खुशी से उछल पड़ी। अब देखते हैं ये कैसे जीतेंगे। अर्जुन कपूर का मास्टर स्ट्रोक।
लेकिन तभी लीना वर्मा के अकाउंट में पॉइंट्स अचानक तेजी से बढ़ने लगे। 3 लाख, 5 लाख, 10 लाख। आखिरकार उसके पॉइंट सीधे 1.5 करोड़ तक पहुंच गए। मुझसे पैसा मत मांगो वाले व्यक्ति ने 500 कार्निवल गिफ्ट्स दे दिए। सिमरन शर्मा को सदमा ये कैसे हुआ। सिमरन शर्मा के चेहरे से रंग उड़ गया। उसने जल्दी से पॉइंट्स गिनने शुरू किए। 110100015 5 लाख पॉइंट्स। सिमरन शर्मा ने जोर से सांस ली जैसे किसी ने उसके होश उड़ा दिए हो। सिमरन शर्मा की हार स्वीकार। भाइयों कुछ और पॉइंट्स भेजो। सिमरन शर्मा ने हताशा में अपने दर्शकों से मदद मांगी, लेकिन कोई भी गिफ्ट नहीं भेज रहा था। अगर अंतर थोड़ा सा होता तो हम कोशिश कर सकते थे, लेकिन अब यह अंतर तो आसमान और जमीन जितना बड़ा है। पैसे को आग में झोंकने का कोई मतलब नहीं। सिमरन शर्मा की हताशा। सिमरन शर्मा ने हार मान ली। अब उसे एहसास हुआ कि मुझसे पैसा मत मांगो नाम वाला व्यक्ति असल में कितना अमीर है। वह उसे हराने की काबिलियत ही नहीं रखती थी। लीना वर्मा की खुशी। लीना वर्मा का लाइव स्ट्रीमिंग रूम पूरी तरह से जश्न में डूब गया। भाई आप कितने अमीर हो, क्या मुझे भी आपका छोटा भाई बनने का मौका मिल सकता है? अगर 15 लाख रुपए खर्च करना गरीबी है तो हम क्या हैं? लीना वर्मा का आभार। थैंक यू, मुझसे पैसा मत मांगो भाई। लीना वर्मा उठकर खड़ी हो गई और कैमरे के सामने झुककर धन्यवाद करने लगी। उसकी आंखें खुशी से नम हो गई। आज वह पहली बार इतनी बड़ी जीत का अनुभव कर रही थी। सिस्टम मिशन पूरा हुआ। तभी अर्जुन कपूर के दिमाग में सिस्टम की आवाज़ गूंजी। डिंग। लीना वर्मा की मदद करने, उसकी आभार जीतने और उसे अपनी कंपनी में शामिल करने का रास्ता साफ करने का मिशन पूरा हुआ। इनाम रेयान ग्रुप के 5% शेयर और नए अध्यक्ष की नियुक्ति। 140 अनुभव अंक मिले। 15 लाख रुपए खर्च करके 400 करोड़ रुपए की डील पक्की। अर्जुन कपूर को 5% रेयान ग्रुप के शेयर मिल गए, जिसकी कीमत 400 करोड़ रुपए थी। अब वह न केवल रेयान ग्रुप के सबसे बड़े शेयर होल्डर बन गए बल्कि इसके नए अध्यक्ष भी बन गए। 15 लाख रुपए खर्च करके 400 करोड़ की कंपनी का मालिक बनना क्या बात है। सिमरन शर्मा की चालबाजी। अब सिमरन शर्मा पूरी तरह हार चुकी थी, लेकिन अब उसका व्यवहार अचानक बदल गया। भाई मुझसे पैसा मत मांगो, आप सच में बहुत अमीर और कमाल के हो। अब वह फ्लर्ट करने लगी। आप मेरे लाइव स्ट्रीम में आकर मुझे भी गिफ्ट्स देंगे ना? अर्जुन कपूर ने उसे अनदेखा किया। अब मैं इसे और नहीं देख सकता। अर्जुन कपूर ने सीधा लाइव स्ट्रीमिंग बंद कर दी और सिस्टम के इनाम चेक करने लगे। अब वह रेयान ग्रुप का चेयरमैन था और अब वह बहुत आसानी से संजीव रेड्डी को नष्ट कर सकता था। एक बड़ा राज। अर्जुन कपूर ने संजीव रेड्डी की फाइल उठाई और उसे ध्यान से पढ़ने लगे, और तभी उनकी आंखें चमक उठी। ये तो बहुत दिलचस्प है। अध्याय 251। गौरव रेड्डी द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार संजीव रेड्डी बहुत ही आलसी और घमंडी व्यक्ति था और रेड्डी परिवार ने उसे कोई महत्वपूर्ण व्यवसाय नहीं सौंपा था। फिलहाल कुछ रियल एस्टेट संपत्तियों और लग्जरी कारों के अलावा संजीव रेड्डी के पास हैदराबाद में केवल 2 प्रमुख बार थे, लेकिन वे भी उस बार से काफ़ी छोटे थे जिसे हाल ही में अर्जुन कपूर ने अपने अधीन किया था। अब अर्जुन कपूर के पास एक तरीका था जिससे वह संजीव रेड्डी को खून की उल्टी करवाने पर मजबूर कर सकता था। ये सोचकर अर्जुन कपूर ने तुरंत कुछ संदेश भेजे और संजीव रेड्डी के 2 बारों पर कब्जा करने की योजना बनाई। जब अर्जुन कपूर योजना बना रहा था तभी उसके फ़ोन पर अचानक कंपन हुआ। कौन हो सकता है? अर्जुन ने सोचते हुए फ़ोन चेक किया और पाया कि यह भारतीय शॉर्ट वीडियो ऐप के निजी संदेशों में से एक था। और आश्चर्य की बात यह थी कि यह निजी संदेश सिमरन शर्मा की ओर से आया था। संदेश में लिखा था, मैं सच में गरीब हूँ। भैया आप आज बहुत हैंडसम लग रहे थे। मैं कल अपने लाइव स्ट्रीम में एक खास कॉस्प्ले करने वाली हूँ। अगर आप आ सके तो बहुत अच्छा रहेगा। धन्यवाद। शुभ रात्रि। संदेश पढ़ते ही अर्जुन कपूर के चेहरे पर एक व्यंग्यात्मक मुस्कान आ गई। जब वह और सिमरन शर्मा साथ थे तो अर्जुन उसे हर तरह से खुश रखने की कोशिश करता था, लेकिन उसने कभी भी उसे इतनी मीठी बातें नहीं कही थी। अब जब उसे एक अमीर डोनेटर मिल गया था तो वह इतनी विनम्रता और चापलूसी कर रही थी। ये देखकर अर्जुन कपूर को बहुत मजा आया। अगर इसे पता चलता कि मैं सच में गरीब हूँ तो उसका चेहरा देखने लायक होगा। रात के लगभग 1 बजे अर्जुन कपूर सोने की तैयारी कर रहा था। तभी उसके फ़ोन पर एक और कॉल आई। ये कॉल कोनिक्सेक के पूर्व मालिक की ओर से थी, जिसने अर्जुन कपूर को बताया कि वह औपचारिक हस्तांतरण के लिए भारत आ रहा था। समझ गया, जब भी आप आएंगे मैं मौजूद रहूंगा। इसके बाद अर्जुन कपूर ने फ़ोन काट दिया और सोने चला गया। अगली सुबह का सूरज उगते ही सिस्टम की ओर से एक नया इनाम आया। डिंग। रिश्ता तोड़ने के 50वें दिन का इनाम टिफ़िनी ग्रुप के 5% शेयर और टिफ़िनी ग्रुप के वाइस प्रेसिडेंट का पद। शेयर ट्रांसफ़र एग्रीमेंट अर्जुन कपूर के होटल के अध्ययन कक्ष में रखा गया है। कृपया जांच करें। टिफ़िनी ग्रुप के शेयर। जैसे ही अर्जुन कपूर ने ये देखा वह उत्साह से झूम उठा। इससे पहले जितने भी इनाम उसे मिले थे उनमें से ये सबसे बड़ा था। टिफ़िनी ग्रुप क्या है?
दुनिया की शीर्ष लग्जरी ब्रांड कंपनियों में से एक, लगभग 200 वर्षों से अस्तित्व में दुनिया के सबसे कीमती आभूषण ज्वेलरी ब्रांड्स में से एक। ग्लोबल लग्जरी इंडस्ट्री में टॉप 5 ब्रांड्स में शामिल। मौजूदा बाजार मूल्य 1.2 लाख करोड़ से अधिक। अब अर्जुन कपूर टिफ़नी ग्रुप के 5% शेयरों का मालिक और कंपनी का वाइस प्रेसिडेंट बन चुका था। ये तो जबरदस्त इनाम है। अब मेरी कुल संपत्ति और भी बढ़ गई है, ईशा पटेल के ऑफिस में। इसी बीच ईशा पटेल अपने ऑफिस में रेयान ग्रुप के मालिक विवेक खन्ना से मिल रही थी। कुछ समय पहले विवेक खन्ना को अर्जुन कपूर ने एक बड़ी हार का स्वाद चखाया था, इसलिए अब वह ईशा पटेल के सामने बेहद शांत और विनम्र दिख रहा था। बातचीत। ईशा पटेल: मिस्टर खन्ना, मैंने अभी अभी आपके रेयान ग्रुप को जो पैसे देने थे वह ट्रांसफ़र कर दिए हैं। अब हमारी कंपनियों के बीच कोई बकाया नहीं बचा। विवेक खन्ना: अरे मैडम, इतनी जल्दी क्या थी, आप धीरे धीरे भी दे सकती थी। हालांकि उनके चेहरे पर खुशी साफ झलक रही थी। ईशा पटेल: ठीक है, अब चलते हैं। लेकिन जैसे ही विवेक खन्ना जाने को हुआ, ईशा पटेल ने उसे रोक लिया। ईशा पटेल: 1 मिनट मिस्टर खन्ना, मेरे पास आपसे पूछने के लिए एक और सवाल है। विवेक खन्ना का चेहरा सफ़ेद पड़ गया। वह समझ गया कि ईशा पटेल क्या पूछने वाली थी। उसे पहले से ही अंदाजा था कि यह सवाल कभी ना कभी पूछा जाएगा, लेकिन वह इसे टालने की कोशिश कर रहा था। ईशा पटेल: मुझे सिर्फ एक नाम चाहिए। मेरी कंपनी के भीतर रेयान ग्रुप का सबसे बड़ा पार्टनर कौन है? विवेक खन्ना: मुझे समझ नहीं आया, आप क्या कहना चाह रही हैं? वह अनजान बनने की कोशिश कर रहा था। ईशा पटेल: अगर आपने नहीं बताया तो मुझे अपने बॉयफ्रेंड से मदद लेनी पड़ेगी। बॉयफ्रेंड मतलब अर्जुन कपूर? ना, नहीं, मैं बताता हूँ। अब विवेक खन्ना के पास कोई चारा नहीं था। वह इंसान और कोई नहीं बल्कि तुम्हारी ही कंपनी का जनरल मैनेजर तरुण वर्मा है। ये सुनते ही ईशा पटेल का चेहरा ठंडा पड़ गया। तरुण वर्मा, जो कि सिंधु गिरी विला में कंपनी के सबसे बड़े अधिकारी थे, वही कंपनी के अंदर सेंध लगा रहा था। तो मेरा शक सही था। ईशा पटेल ने पहले भी शक किया था कि रेयान ग्रुप और हैदराबाद टेक ग्रुप के बीच की समस्याएं किसी अंदरूनी व्यक्ति की वजह से हो रही थी। अब जब उन्हें ये सच पता चल गया था, तरुण वर्मा को अब और नहीं रहने दूंगी। अचानक धड़ाम, ईशा पटेल के ऑफिस का दरवाजा जोर से खुल गया। अध्याय 252। ईशा पटेल: मैं चाहता हूं कि तुम मुझे एक स्पष्टीकरण दो। एक क्रोधित बुजुर्ग जिसकी उम्र 60 के आसपास थी अंदर आया और जोर से ईशा पटेल से सवाल किया। ये बुजुर्ग कोई और नहीं बल्कि हैदराबाद टेक ग्रुप का महाप्रबंधक जगत वाली था। ईशा पटेल: तुम बस अभी कंपनी में आई हो और तुम मुझे निकालना चाहती हो? एक बुजुर्ग जिसने वर्षों तक इस कंपनी के लिए कड़ी मेहनत की है। क्या तुम्हें इंसानियत की कोई परवाह नहीं है? जैसे ही वह आया, जगत वाली नैतिक ऊंचाई पर खड़ा हो गया और ईशा पटेल को डांटने लगा। आवाज़ सुनते ही हैदराबाद टेक ग्रुप के कई सदस्य तमाशा देखने के लिए इकट्ठा हो गए। जब मैं इस कंपनी के लिए खून पसीना बहा रहा था, तब तुम कहाँ थी? मैंने इस कंपनी के लिए कड़ी मेहनत की और दिन रात काम किया। मेरे बाल सफ़ेद हो गए और अब तुम मुझे निकाल रही हो। तुम बहुत निर्दय हो। क्या तुम्हें डर नहीं है कि कंपनी के अन्य लोग तुम्हारी वजह से शर्मिंदा होंगे? जगत पाली जोर से बोला। तुम सब ध्यान से देखो, यही हैदराबाद टेक ग्रुप का हश्र है। मैंने इस कंपनी के लिए दशकों तक मेहनत की और अब जब मैं रिटायर होने वाला हूं तो यह मुझे निकाल रहे हैं। जगत पाली ने तमाशबीनों की ओर देखा और मामले को और बड़ा करने की कोशिश की। अगर यह सच में वही है जो महाप्रबंधक जगत कह रहे हैं तो यह वाकई दुखद है। ये तो एहसान फरामोशी हुई। बहुत दुख की बात है। ऐसी कंपनी में रुकने का क्या फ़ायदा? कोई गारंटी नहीं कि हम अगले महाप्रबंधक जगत नहीं होंगे। जगत वाली की बात सुनकर कई तमाशबीनों ने चर्चा शुरू कर दी। महाप्रबंधक जगत, आप बहुत ज़्यादा बोल रहे हैं। आप अच्छी तरह जानते हैं कि आपने क्या किया है। मैंने आप पर मुकदमा नहीं किया, ये सोचकर कि आप कंपनी के वरिष्ठ सदस्य हैं और आपने इसके लिए काफ़ी योगदान दिया है। ईशा पटेल खड़ी हुई और जगत पाली का सामना किया। मैंने क्या किया? जगत पाली किसी भी हाल में हार मानने को तैयार नहीं था। देखो, यही हैदराबाद टेक ग्रुप है। जितना जल्दी हो सके इस्तीफ़ा दो। जगत पाली ने तमाशबीनों की ओर देखा और उन्हें भी इस्तीफ़ा देने के लिए उकसाने लगा। चारों तरफ चर्चा और तेज हो गई। स्थिति बिगड़ती देख ईशा पटेल ने सीधा एक रिकॉर्डिंग चला दी। ये वही बातचीत थी जो अभी कुछ देर पहले ईशा पटेल और विशाल वर्मा के बीच हुई थी। असल में ईशा पटेल ने जगत पाली पर पलटवार कर दिया था। रिकॉर्डिंग सुनते ही जगत पाली का चेहरा जर्द पड़ गया और उसके हंठ तक कांपने लगे। उसे लगा था कि ईशा पटेल ने अभी कंपनी में कदम रखा है और वह उसके खिलाफ कुछ नहीं कर पाएगी। लेकिन नतीजा कुछ और ही निकला। तो ये सच्चाई है, अगर तुम बाहरी लोगों से मिलीभगत कर रहे हो तो तुम्हें निकाल देना ही सही है। मुझे लगता है कि प्रबंधक ईशा ने सही फैसला लिया है। वे सभी लोग जो अब तक जगत वाली की बातों में आ गए थे, अब सच्चाई समझ गए और तुरंत ईशा पटेल का समर्थन करने लगे। महाप्रबंधक जगत, अब तुम्हारे पास कहने के लिए क्या बचा है?
ईशा पटेल ने पलटवार किया। हाँ, ये तो बस एक फर्जी रिकॉर्डिंग है, कौन जाने ये सच है या झूठ, जगतपाली ने अनच्छा से कहा और फिर धमकी देने लगा। ईशा पटेल, मैं कंपनी के कुछ सबसे महत्वपूर्ण ग्राहकों को संभालता हूँ। अगर तुमने मुझे निकाला तो मैं अपनी खुद की कंपनी खोल लूँगा और इन सभी महत्वपूर्ण ग्राहकों को अपने साथ ले जाऊँगा। तब तुम्हारा हैदराबाद टेक ग्रुप पूरी तरह बर्बाद हो जाएगा। ये जगतपाली का आखिरी दांव था। ईशा पटेल वहीं खड़ी थी, गुस्से से कांप रही थी, लेकिन इस स्थिति का जवाब तुरंत नहीं दे पा रही थी। हैदराबाद एक ग्रुप पहले से ही गिरावट में था और उसके पास कुछ ही बड़े ग्राहक बचे थे। अगर जगतपाली ने सच में उन ग्राहकों को छीन लिया तो ये कंपनी के लिए एक बड़ा झटका होगा। तभी एक प्रभावशाली आवाज़ गूंजी, वे लोग भी हैदराबाद टेक ग्रुप के बड़े ग्राहकों को लुभाने की कोशिश कर रहे हैं। पहले ये देखो कि तुम्हारा भविष्य कितना बचा है। हर कोई आश्चर्य से उस ओर देखने लगा और अर्जुन कपूर तेजी से चलता हुआ सामने आया। उसने ईशा पटेल के पास खड़े होकर जगतपाली को सीधी चुनौती दी। मेरे पास एक शीर्ष कानूनी फर्म है, जब समय आएगा तो मैं उन सभी को इस मामले में घसीट लूंगा और तुम्हें रिटायरमेंट देखभाल में भेज दूंगा। अर्जुन कपूर ने जोड़ा। तुम जगतपाली अत्यधिक क्रोधित था। अच्छा, देखते हैं आगे क्या होता है, कहते हुए जगतली गुस्से में घूमकर चला गया। ठीक है, अब सब लोग यहाँ से चले जाओ। ईशा पटेल की महिला सहायक ने तमाशबीनों को हटा दिया और ऑफिस का दरवाजा बंद कर दिया। भले ही हम उस पर मुकदमा करें, ये समय लेगा और कानूनी प्रक्रिया से गुजरना पड़ेगा। अगर वह सच में हमारे बड़े ग्राहकों को टारगेट करने लगे तो ये कभी भी हो सकता है। हैदराबाद टेक ग्रुप को भारी नुकसान झेलना पड़ेगा। ईशा पटेल ने चिंतित होकर कहा, नहीं, मुझे पहले उन महत्वपूर्ण ग्राहकों को स्थिर करके खुद को मजबूत करना होगा। ईशा पटेल ने दिमाग दौड़ाया और अपना निर्णय लिया। तभी सिस्टम की आवाज़ गूंजी और एक नया कार्य प्रकट हुआ। टास्क जारी, अस्थायी कार्य। ईशा पटेल को महत्वपूर्ण ग्राहकों को बनाए रखने में मदद करें और उन्हें हैदराबाद टेक ग्रुप के साथ सहयोग जारी रखने के लिए राजी करें। कार्य पुरस्कार किया नीलामी, कंपनी के 20% शेयर और कंपनी का अध्यक्ष पद। कार्य पुरस्कार 144 अनुभवंत कैंशी नीलामी, कंपनी के शेयर। अर्जुन कपूर ने हल्के से बुदबुदाया। पहले ईशा पटेल की मां ने बताया था कि पटेल परिवार के बुजुर्ग को नीलामी में विशेष रुचि थी। अब अगर अर्जुन कपूर को ये 20% शेयर मिल जाते हैं तो वह ज्ञानशिम नीलामी कंपनी का अध्यक्ष बन जाएगा। मैं तुम्हारी मदद करूंगा, अर्जुन कपूर ने कहा। धन्यवाद, तुम बहुत अच्छे हो। ईशा पटेल को महसूस हुआ कि उसने सही व्यक्ति चुना है। सबसे महत्वपूर्ण ग्राहक ये हुई ग्रुप का मालिक है, हमें पहले उसी से निपटना होगा। इसके बाद उन्होंने एक ड्राइवर बुलाया और ईशा पटेल और अर्जुन कपूर सीधे ये हुई ग्रुप की ओर निकल पड़े। अध्याय 253। रास्ते में अर्जुन कपूर ने पहले अपनी यूएस लॉ फर्म के लोगों से संपर्क किया और उन्हें जगतपाली पर मुकदमा दायर करने की तैयारी करने के लिए कहा। अभी अभी ईशा पटेल ने अर्जुन कपूर को पूरी घटना बता दी थी। ईशा पटेल ने जगतपाली को सम्मान दिया था क्योंकि उसने कंपनी के लिए वर्षों तक काम किया था, इसलिए उसने सिर्फ उसे कंपनी से बर्खास्त किया था। लेकिन अर्जुन कपूर ऐसे व्यक्ति को आसानी से नहीं छोड़ सकता था, जिसने शर्म छोड़कर ईशा पटेल को धमकी तक दे डाली थी। 2 मिनट बाद अर्जुन कपूर और ईशा पटेल यहुई ग्रुप के मुख्यालय पहुंचे। दोनों सीधे छठी मंजिल पर यहुई ग्रुप के अध्यक्ष विनय कुमार के कार्यालय की ओर बढ़े, लेकिन वहां पहुंचते ही विनय कुमार की सचिव ने उन्हें दरवाजे पर रोक दिया। ईशा पटेल ने अपनी मुलाकात का कारण समझाया। ठीक है अध्यक्ष ईशा, कृपया एक क्षण प्रतीक्षा करें, मैं अंदर जाकर सूचना देती हूँ। इसके बाद महिला सचिव कार्यालय के अंदर चली गई। जैसे ही उसने दरवाजा खोला, अर्जुन कपूर ने अंदर झांका और देखा कि वहां कोई मेहमान था, लेकिन ये कोई पुरुष नहीं बल्कि एक महिला थी, यानी कि यह जगतवाली नहीं था। 1-2 मिनट बाद ये हुई ग्रुप के अध्यक्ष विनय कुमार कार्यालय से बाहर आए। तो आप हैं अध्यक्ष ईशा, हैदराबाद टेक ग्रुप की नई अध्यक्ष। कुछ समय पहले मैंने सुना था कि आपने हैदराबाद टेक ग्रुप का प्रभार लिया है, लेकिन अभी तक आपसे मिलने का समय नहीं मिला। विनय कुमार काफ़ी विनम्रता से मिले। मुझे जानकर खुशी हुई, लेकिन आप अचानक मुझसे मिलने क्यों आए हैं? कुछ औपचारिक बातचीत के बाद विनय कुमार सीधे मुद्दे पर आ गए। बात यह है कि अध्यक्ष विनय, हमारे दोनों समूहों के बीच का सहयोग हमेशा बहुत अच्छा रहा है। फिलहाल हमारी कंपनी में कुछ आंतरिक समस्याएं चल रही हैं, लेकिन मैं नहीं चाहती कि उनका असर हमारे सहयोग पर पड़े। हम हैदराबाद टेक ग्रुप की ओर से आपके साथ दीर्घकालिक सहयोग जारी रखना चाहते हैं। ईशा पटेल ने कहा, किसी भी कंपनी में समस्याएं आ सकती हैं, ये स्वाभाविक है। हमारा हैदराबाद टेक ग्रुप के साथ सहयोग बहुत अच्छा रहा है और यह निश्चित रूप से प्रभावित नहीं होगा। विनय कुमार वादा करने ही वाले थे कि अचानक पीछे से एक कठोर आवाज आई। ये हुई ग्रुप अब हैदराबाद टेक ग्रुप के साथ सहयोग जारी नहीं रख सकता। सभी ने मुड़कर देखा तो जगतवाली तेजी से अंदर आता दिखा। विनय, तुम भी यहाँ हो? जगतवाली को देखते ही विनय कुमार हैरान रह गए। कैसे हैदराबाद टेक ग्रुप के सबसे महत्वपूर्ण 2 लोग इतनी जल्दी उनके कार्यालय में पहुंच गए?
विनय, मैं हैदराबाद टेक ग्रुप का एक अनुभवी वरिष्ठ अधिकारी था। मैंने अपना पूरा जीवन इस कंपनी के लिए समर्पित कर दिया और अब इस ईशा पटेल ने मुझे निकाल दिया। जैसे ही वह आया, जगत पाली ने अपनी शिकायत शुरू कर दी। ऐसा पक्षपातपूर्ण व्यवहार बहुत घृणित है। जब अपने ही लोगों को इस तरह से बाहर निकाला जा सकता है तो फिर भागीदारों का क्या हाल होगा। अगर तुमने सहयोग जारी रखा तो तुम्हें भारी नुकसान उठाना पड़ेगा। विनय, तुम हैदराबाद टेक ग्रुप के साथ सहयोग खत्म कर दो, जगत पाली ने जोर देकर कहा। क्या जगत, तुम्हें निकाल दिया गया? विनय कुमार यह सुनकर बेहद हैरान रह गए। जगत पाली वर्षों से हैदराबाद टेक ग्रुप के सबसे अनुभवी और दूसरे सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति थे। उसे इतनी अचानक निकाल दिया गया। अब ईशा पटेल खुद उससे मिलने आई थी और कह रही थी कि वह सहयोग जारी रखना चाहती है। अब सब कुछ समझ आ गया। अध्यक्ष विनय, जगत पाली को इसलिए बर्खास्त किया गया क्योंकि ईशा पटेल ने समझाना चाहा, लेकिन जगत पाली ने फिर से उसे बीच में रोक दिया। कौन से बहाने खोज रही हो? ये बस विरोधियों को हटाने की चाल है। विनय, हम पुराने दोस्त हैं। तुम मेरी सलाह को नज़रअंदाज नहीं कर सकते। ऐसा करते हैं, तुम तुरंत हैदराबाद टेक ग्रुप से सहयोग खत्म कर दो और मैं अपनी खुद की कंपनी शुरू करूंगा। तब हम एक साथ काम करेंगे और मैं तुम्हारे लिए कीमतें भी कम कर दूंगा। जगत पाली ने विनय कुमार को अपने पक्ष में करने के लिए बड़ी पेशकश कर दी। हाँ, तुम कंपनी खोलने की तैयारी करो और साथ ही अपने मुकदमे की भी। अर्जुन कपूर अब और नहीं रुका और सीधे बोल पड़ा। क्या इसका क्या मतलब है? जगत पाली अचानक घबरा गया। मैंने तुम्हारे मामले को यूएशिंग लॉ फर्म को सौंप दिया है। अब तुम आपराधिक दमन और अन्य अपराधों के तहत मुकदमा झेलने के लिए तैयार रहो। अर्जुन कपूर ने जवाब दिया, तुम जितना चाहो बकवास कर सकते हो, लेकिन अगर तुम्हारे पास वकील है तो मेरे पास भी है। मैं भी हैदराबाद के कई बड़े वकीलों को जानता हूँ। कौन किसे डराता है? जगत पाली ने हठपूर्वक जवाब दिया। तब मैं तुम पर झूठे आरोप लगाने के लिए भी मुकदमा कर दूंगा। बगल में खड़े विनय कुमार अब स्थिति को समझने लगे थे। वह जगत पाली के चरित्र के बारे में पहले से ही जानते थे। विनय, बस तुम हैदराबाद टेक ग्रुप के साथ सहयोग खत्म कर दो और भविष्य में मेरी कंपनी से काम करोगे तो मैं तुम्हारे लिए कीमतें 1% कम कर दूंगा। जगत पाली ने कहा, कीमत 1% कम करोगे? विनय कुमार की आंखें चमक उठी। हाँ विनय, हम पुराने दोस्त हैं, मैं तुम्हें ये गारंटी देता हूँ। जगत पाली ने सिर हिलाया। बहुत बढ़िया। विनय कुमार मुस्कुराया। अब फैसला हो चुका था। जगत पाली और ईशा पटेल आपस में लड़ रहे थे और विनय कुमार को इसका लाभ मिल रहा था। ईशा पटेल स्थिति को भांपकर बोली, अध्यक्ष विनय, एक बार सोचिए। जगत पाली की कंपनी अभी स्थापित भी नहीं हुई है। इसका कोई भविष्य नहीं है, कोई जरूरत नहीं। मैंने सोच लिया है। अब विनय कुमार पूरी तरह लाभ में डूब चुके थे। अब जगत पाली ने ईशा पटेल और अर्जुन कपूर की ओर अहंकार से देखा, मानो कह रहा हो, देखा, मुझे निकालने का अंजाम भुगतो। तभी अचानक कार्यालय का दरवाजा खुला और एक आकर्षक 40 वर्षीय महिला अंदर आई। अध्यक्ष विनय, यहाँ क्या हो रहा है? लेकिन जैसे ही उसकी नज़र अर्जुन कपूर पर पड़ी, उसकी आंखें चौड़ी हो गई और वह पूरी तरह चौंक गई। अध्याय 254। मिस्टर अर्जुन। वह आकर्षक महिला अर्जुन कपूर को देखकर आश्चर्य में पड़ गई और उत्साहपूर्वक उनका अभिवादन किया। इसके बाद वह उनके पास आए और बेहद आदरपूर्वक उनसे हाथ मिलाया। क्या ये दृश्य देखकर वहां मौजूद सभी लोग स्तब्ध रह गए। यह क्या हो रहा था? विशेष रूप से विनय चौहान, अध्यक्ष हुई ग्रुप, जो पूरी तरह से चौंक गए थे। ये सही नहीं है। मैनेजर रेखा इतने सम्मान से ईशा पटेल के साथी से क्यों मिल रही हैं? ये देखकर जगत पाली भी चकित था। अर्जुन कपूर खुद भी थोड़ा भ्रमित थे। उन्होंने इस महिला को पहले कभी नहीं देखा था। मैं अपना परिचय देना भूल गई। नमस्ते मिस्टर अर्जुन, मैं रेखा मेहरा रेयान ग्रुप की वरिष्ठ कार्यकारी हूँ। महिला ने खुद को परिचित कराया। असल में वह रेयान ग्रुप की शीर्ष अधिकारियों में से एक थी। मैंने अभी सुबह ही सुना कि मिस्टर अर्जुन ने रेयान ग्रुप के कुछ शेयर खरीद लिए हैं और अब वह कंपनी के सबसे बड़े शेयरधारक और अध्यक्ष बन गए हैं। रेखा मेहरा ने अत्यधिक सम्मानपूर्वक कहा, मैं कल ही आपसे मिलने की योजना बना रही थी, लेकिन मुझे यहाँ पहले ही आपसे मिलने का अवसर मिल गया। कृपया भविष्य में मेरा ध्यान रखें। मिस्टर अर्जुन, मैं आपके हर निर्णय में पूरा सहयोग दूंगी। ये सुनकर विनय चौहान अचानक घबरा गए। ईशा पटेल का साथी असल में रेयान ग्रुप का अध्यक्ष और सबसे बड़ा शेयरधारक निकला। जिस व्यक्ति को उन्होंने नज़रअंदाज किया वही असली ताकतवर निकला। बगल में खड़ा जगत पाली भी पूरी तरह से स्तब्ध रह गया। ओह, तो आप मैनेजर रेखा हैं। नमस्ते। अब जब अर्जुन कपूर को उनकी पहचान का पता चला तो वह समझ गए कि महिला उनके प्रति इतनी विनम्र क्यों थी। नमस्ते मिस्टर अर्जुन। अब विनय चौहान भी उनके पास आए ताकि वह भी खुद को परिचित करवा सकें। मुझे अच्छा महसूस क्यों होगा जब कुछ लोग मेरी प्रेमिका की कंपनी के साथ सहयोग समाप्त कर रहे हैं। अर्जुन कपूर ने ठंडी आवाज में कहा। विनय चौहान पूरी तरह असहज हो गए। अब उन्हें एहसास हुआ कि मिस्टर अर्जुन ईशा पटेल के बॉयफ्रेंड है। ये सच में बड़ी समस्या बन गई थी। तुरंत विनय चौहान ने स्थिति को भांप लिया और अपना रुख बदलने का फैसला किया।
किसने अध्यक्ष ईशा की कंपनी के साथ सहयोग समाप्त किया? मुझे इसकी कोई जानकारी नहीं है। अब उनकी आवाज़ पूरी तरह से बदल गई। अन्य कंपनियों का तो मुझे नहीं पता, लेकिन हमारी यह हुई ग्रुप हमेशा हैदराबाद टेक ग्रुप के साथ सहयोग जारी रखेगी। चं की अध्यक्ष ईशा यहाँ आए हैं, तो चलिए हम तुरंत एक 3 वर्षीय अनुबंध पर हस्ताक्षर कर लेते हैं। जो कोई भी अनुबंध तोड़ेगा उसे कई गुना अधिक हर्जाना देना होगा। इस तरह विनय चौहान ने अपनी वफादारी साबित करने के लिए 3 साल का अनुबंध साइन कर दिया। बगल में खड़े जगतपाली पूरी तरह से निरुत्तर हो गए। विनय, ये क्या हुआ? हमने पहले कुछ और तय किया था। जगतपाली ने विरोध करने की कोशिश की, लेकिन विनय चौहान ने उसे सीधे ठुकरा दिया। कौन विनय? महाप्रबंधक जगत, कृपया कार्यस्थल पर मुझे मेरे पद से संबोधित करें। हम परिचित नहीं हैं। अपने पुराने दोस्त द्वारा ठुकराए जाने पर जगतपाली क्रोधित हो गए। बहुत अच्छे विनय चौहान, तुम बहुत बेदिल निकले। बस देखना, मैं हार नहीं मानूंगा। जगतपाली ने क्रोधित होकर ईशा पटेल और अर्जुन कपूर को देखा, खासकर अर्जुन कपूर को, जिससे वह और भी ज्यादा नफरत करने लगे। अगर अर्जुन कपूर नहीं होते तो विनय चौहान उनके साथ सहयोग के लिए तैयार हो जाते। मिस्टर अर्जुन, मिस्टर ईशा, क्या मैंने सही किया? विनय चौहान ने मुस्कुराते हुए पूछा। मिस्टर विनय, आप सच में बहुत समझदार व्यक्ति हैं। अर्जुन कपूर ने हल्की मुस्कान के साथ जवाब दिया। इसके बाद विनय चौहान और ईशा पटेल ने 3 साल का अनुबंध साइन कर लिया। अब बस 2 कंपनियां बची थी। अर्जुन कपूर और ईशा पटेल जाने ही वाले थे कि विनय चौहान ने स्वयं प्रस्ताव दिया कि वह दूसरी कंपनी के मालिक को अच्छी तरह से जानते हैं। उन्होंने सीधे फ़ोन करके समझाया और उस कंपनी ने भी तुरंत ईशा पटेल के साथ नया अनुबंध साइन करने के लिए सहमति दे दी। अब केवल बेसन कंपनी लिमिटेड नामक एक ही ग्राहक बचा था। हमें अब बस बेसन कंपनी लिमिटेड से निपटना है। लेकिन तभी अर्जुन कपूर हल्के से हंसे और बोले, रुको, बेसन कंपनी लिमिटेड, वहां जाने की कोई ज़रूरत नहीं। मैं खुद ही इस मामले को देख लूँगा। इसके बाद अर्जुन कपूर ने बस एक फ़ोन किया, कुछ शब्द कहे और फिर फ़ोन काट दिया। मामला हल हो गया। बेसन कंपनी लिमिटेड निश्चित रूप से हैदराबाद टेक ग्रुप के साथ सहयोग जारी रखेगी। मैं इसकी गारंटी देता हूँ। अर्जुन कपूर ने ईशा पटेल को देखा। क्या ईशा पटेल दंग रह गई? वह अर्जुन कपूर पर पूरी तरह विश्वास करती थी, लेकिन वह ये जानने के लिए उत्सुक थी कि उन्होंने ये कैसे किया। ईशा, तुम नहीं जानती, लेकिन बेसन कंपनी लिमिटेड के मालिक का बेटा मेरी वायुपुंज सुपर कार एसोसिएशन का सदस्य है और वह मेरी बहुत इज्जत करता है। अर्जुन कपूर ने सहजता से उत्तर दिया। इस तरह जगतपाली द्वारा लाई गई सभी समस्याएं समाप्त हो गई। ईशा पटेल ने राहत की सांस ली और खुशी से अर्जुन कपूर को गाल पर चूमा। अब सारे संकट समाप्त हो चुके थे। शाम को अर्जुन कपूर और ईशा पटेल डिनर के लिए निकलने ही वाले थे कि ईशा को एक चौंकाने वाला कॉल आया। इसके बाद वह तुरंत अर्जुन कपूर को लेकर हैदराबाद एयरपोर्ट की ओर निकल पड़ी। अध्याय 255। अर्जुन कपूर शुरुआत में थोड़ा हैरान हुए, क्या हुआ? लेकिन जैसे ही उन्होंने ईशा पटेल के फ़ोन पर आखिरी कॉल का नाम देखा जो दया पटेल का था, तो उन्हें सब समझ आ गया। दया पटेल हैदराबाद आ गई थी। पहले जब वह मुंबई में थी तब दया पटेल ने कहा था कि वह अपने रिश्तेदारों से संपर्क करके किसी तरह हैदराबाद ट्रांसफ़र होने का इंतजाम करवाएगी। दूसरों के लिए ये काम कठिन हो सकता था, लेकिन पटेल परिवार के लिए यह बस एक फ़ोन कॉल की बात थी। और सच में जब वे हवाई अड्डे पहुंचे तो दया पटेल अपने सूटकेस के साथ बाहर आ रही थी। अर्जुन कपूर और ईशा पटेल को देखते ही दया पटेल ने उन्हें एक जोरदार भालू झप्पी दे दी। दीदी, कितने दिनों बाद मिल रही हूँ। पापा ने मेरा एडमिशन हैदराबाद विश्वविद्यालय के कला विभाग में करवा दिया। दया पटेल ने समझाया, ये तो बहुत अच्छा हुआ। अब से तुम मेरे साथ रह सकती हो ताकि तुम्हें अनुशासन में रखा जा सके। ईशा पटेल ने कहा। ईशा पटेल अपनी मां की मदद करना चाहती थी और अपनी शरारती बहन पर नज़र रखना चाहती थी। चलो चलते हैं। अर्जुन कपूर ने कार चलाई और ईशा पटेल और उसकी बहन को लेकर हैदराबाद स्थित ईशा पटेल की विला की ओर रवाना हो गए। यह विला पटेल परिवार के नाम पर था और हैदराबाद टेक ग्रुप की संपत्ति थी। हाँ दीदी, मुझे कल हैदराबाद विश्वविद्यालय में रिपोर्ट करना है। ये थोड़ा झंझट भरा है। क्या तुम मेरे साथ चलोगी? रास्ते में दया पटेल ने निवेदन किया। कल ईशा पटेल सोच में पड़ गई। अभी उसने बस महत्वपूर्ण ग्राहकों को स्थिर किया था और उसके पास कई चीज़ें संभालने के लिए बाकी थी। वह सच में कल समय नहीं निकाल सकती थी। मुझे माफ़ करना, लेकिन मैं सच में कल फ्री नहीं हूँ। ईशा पटेल ने माफ़ी मांगते हुए कहा। अपनी बहन के मना करने पर दया पटेल ने तुरंत अर्जुन कपूर की ओर देखा और झूठ बोलते हुए पूछा, जीजा जी, क्या आपके पास समय है? अर्जुन कपूर बोलने ही वाले थे कि सिस्टम की आवाज़ आई, टास्क जारी, अस्थायी कार्य। दया पटेल को कल हैदराबाद विश्वविद्यालय में रिपोर्ट करने में सहायता करें। समय सीमा 24 घंटे। इनाम पैटेक फिलिप के 10% शेयर। इनाम 135 अनुभव अंक। वर्तमान में अर्जुन कपूर के पास पैटेक फिलिप के 65% शेयर थे। यदि वह ये कार्य पूरा कर लेते तो वे 75% शेयर के मालिक बन जाते। अब बस 25% शेयर और मिलने पर पैट फिलिप पूरी तरह से अर्जुन कपूर के नियंत्रण में आ जाता। अगर ईशा के पास समय नहीं है तो मैं तुम्हारे साथ चलूंगा। अर्जुन कपूर ने सहमति दी।
वाह जीजा जी, आप कितने अच्छे हैं। दया पटेल उत्साहित हो गई और उसने अर्जुन कपूर को एक जोरदार गले लगा लिया। तीनों ने साथ में डिनर किया। फिर अर्जुन कपूर ने दोनों बहनों को उनके घर छोड़ दिया और खुद हैदराबाद रॉयल कार्टन होटल लौट गए। समय जल्दी बीत गया। अगली सुबह अर्जुन कपूर ईशा पटेल की विला पहुंचे। दया पटेल को लिया और सीधे हैदराबाद विश्वविद्यालय के कला विभाग की ओर निकल गए। जैसे ही उन्होंने कार पार्क की और एडमिशन की प्रक्रिया पूरी करने के लिए बढ़े, अचानक दूसरी सड़क पर कुछ 18-19 साल की लड़कियों का एक समूह वहां से गुजरा। उनमें से सबसे लंबी लड़की ने अर्जुन कपूर को देखा और चौंक गई। उसने अर्जुन कपूर को घृणा भरी नजरों से देखा। तुम कौन हो? दया पटेल ने सीधे पूछा। मैं रेड्डी परिवार की यामिनी रेड्डी हूँ। लंबी लड़की आगे बढ़ी और अर्जुन कपूर को तिरस्कारपूर्ण नजरों से देखा। क्या बेशर्म आदमी हो तुम? मेरी कजिन तुमसे शादी करना चाहती थी और तुमने उसे मना कर दिया। पता नहीं तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा था। यामिनी रेड्डी का प्रिया रेड्डी से बहुत अच्छा रिश्ता था। वह रेड्डी परिवार की सीधी वंशज थी और खुद को एक कुलीन परिवार का हिस्सा मानती थी। जब उसे पता चला कि प्रिया रेड्डी की शादी अर्जुन कपूर से तय हुई थी तो उसे लगा कि अर्जुन कपूर बहुत भाग्यशाली है। लेकिन बाद में जब उसने सुना कि अर्जुन कपूर ने शादी से इनकार कर दिया और यहाँ तक कि रेड्डी परिवार को नष्ट करने की धमकी दी तो वह उससे नफरत करने लगी। बेशर्म आदमी, असली बेशर्मी तो तुम्हारे रेड्डी परिवार में है। दया पटेल ने तुरंत जवाब दिया। शादी से पहले गर्भवती होना तुम्हारे परिवार में ये परंपरा है क्या? दया पटेल ने व्यंग किया। उसे कपूर परिवार, उसकी बहन ईशा पटेल और रेड्डी परिवार की पूरी कहानी पता थी। इसलिए जब उसने अपने पिता से हैदराबाद विश्वविद्यालय में ट्रांसफ़र की बात की थी तो उसने उनसे पूछा था कि क्या वह इस मामले में दखल दे सकते हैं। लेकिन उसके पिता ने कहा कि वह इस बारे में जानते हैं और दया पटेल को इस मामले में चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। उन्होंने ये भी कहा कि वह तारानक जल्द ही हैदराबाद आएंगे और अर्जुन कपूर से व्यक्तिगत रूप से मिलेंगे। दया पटेल ने सीधे यामिनी रेड्डी की सबसे बड़ी कमजोरी पर वार किया, जिससे वह गुस्से से कांपने लगी। तुम भी अपनी कजिन की तरह शादी से पहले प्रेग्नेंट होना चाहती हो? दया पटेल ने फिर से तंज कसा। अब यामिनी रेड्डी पूरी तरह से गुस्से में आ गई और उसका चेहरा लाल हो गया। चलो दीदी, ऐसे लोगों पर ध्यान मत दो। इसके बाद दया पटेल ने अर्जुन कपूर का हाथ पकड़ा और वहां से निकल गई और पीछे रह गई यामिनी रेड्डी, जो गुस्से से कांप रही थी। एडमिशन प्रक्रिया पूरी करते समय दया पटेल ने अचानक कहा, ओह जीजा जी, मैं कल एक बहुत महत्वपूर्ण बात बताना भूल गई। वह अर्जुन कपूर के पास आए और धीरे से बोली, क्या हुआ? अर्जुन कपूर ने पूछा, पहले वादा करो कि तुम इसे गुप्त रखोगे और ऐसे दिखाओगे जैसे तुम्हें कुछ नहीं पता। दया पटेल ने कहा, ठीक है, वादा करता हूँ। अर्जुन कपूर ने सिर हिलाया। मेरी माँ जल्द ही हैदराबाद आ रही है और तुमसे मिलेंगी। अर्जुन कपूर अब गंभीर हो गए। ईशा पटेल और उसकी माँ से सुनकर वह पहले से जानता था कि उसका भविष्य का ससुर आसानी से निपटने वाला नहीं था। अब वह उससे मिलने आ रहे थे। यह अच्छी बात थी या बुरी? दीदी, मैं तुम्हारा बहुत बड़ा एहसान कर रही हूँ जो तुम्हें इतनी महत्वपूर्ण बात बता रही हूँ। अगर मैं बाद में तुमसे कोई काम कहूँ या तुम्हारे घर खाने के लिए आऊँ तो मना मत करना। दया पटेल ने मुस्कुराते हुए कहा। वह हमेशा से अपनी बहन के हाथ के बने खाने के बारे में सोचती रहती थी। बिल्कुल मना नहीं करूँगा। जो भी खाना चाहोगी बता देना और अगर कोई नई खबर हो तो मुझे ज़रूर बताना। अर्जुन कपूर ने तुरंत उसकी इस सौदेबाजी को स्वादिष्ट खाने से घूस देकर पक्का कर लिया। लग रहा था कि उसके भविष्य के ससुर दया पटेल को बहुत ज़्यादा लाड़ प्यार देते थे और दया पटेल भी उतनी ही श्रद्धालु थी। अगर अर्जुन कपूर उसे खुश रखता तो कोई भी नई जानकारी उसे सबसे पहले मिल जाती। पक्का वादा। अर्जुन कपूर की बात सुनकर दया पटेल हंस पड़ी और तुरंत ही अपने परिवार की गुप्त जानकारी भेज दी। इस तरह दोनों पक्षों के बीच ये समझौता आसानी से तय हो गया। इसके बाद दया पटेल की सारी औपचारिकताएं पूरी हो गई। उसे एक कक्षा, एक छात्रावास और एक रूम असाइन कर दिया गया। हालांकि दया पटेल आमतौर पर छात्रावास में नहीं रहती थी और सिर्फ दोपहर के विश्राम के समय वहां कुछ समय बिताती थी। इसके बाद अर्जुन कपूर ने दया पटेल का सामान उठाया और उसे छात्रावास भवन नंबर 2 तक पहुंचाने लगा। लेकिन जैसे ही दोनों छात्रावास भवन नंबर 2 के सामने पहुंचे, अचानक एक बड़ा हादसा हो गया। अध्याय 256। मैंने अभी देखा कि यामिनी रेड्डी लड़कियों के एक समूह का नेतृत्व कर रही थी जो छात्रावास भवन नंबर 2 के रास्ते को रोक रही थी। क्योंकि वह रेड्डी परिवार की सीधी वंशज थी और हैदराबाद विश्वविद्यालय के कला विभाग छात्र संघ की उपाध्यक्ष थी, इसलिए यामिनी रेड्डी की कला विभाग में कुछ पकड़ थी। इतनी आसानी से अंदर आना संभव नहीं है। अभी अभी दया पटेल को झटका लगा था। अब यामिनी रेड्डी उसे सबक सिखाने वाली थी और उसे ये दिखाने वाली थी कि यहाँ किसकी सत्ता चलती है। इस बार यामिनी रेड्डी कुल 20 लड़कियों को अपने साथ लाई थी और अर्जुन कपूर और दया पटेल के सामने खड़ी हो गई, जिससे उन्हें अंदर जाने से रोका जा सके। अगर वे जबरदस्ती अंदर जाने की कोशिश करते तो जरूर कोई दिक्कत खड़ी हो जाती। अर्जुन कपूर और दया पटेल, जिन्हें अंदर जाने से रोका गया था और उनके पास कोई और विकल्प नहीं था,
को देखकर यामिनी रेड्डी के चेहरे पर एक चमकदार मुस्कान आ गई। अब भी इतनी अकड़ दिखा रही हो तुम अभी भी। इससे पहले कि यामिनी रेड्डी अपनी बात पूरी कर पाती, एक और जोरदार आवाज गूंजी। यामिनी रेड्डी, ये तुम क्या कर रही हो? दूसरी दिशा से छोटे बालों वाली एक सशक्त लड़की कुछ और लड़कियों के साथ वहां आ गई। इस छोटी बालों वाली लड़की को देखते ही यामिनी रेड्डी के चेहरे पर तनाव आ गया। अध्यक्ष रेखा, आप यहाँ क्या कर रही हैं? यामिनी रेड्डी ने घबराहट में पूछा। सामने खड़ी लड़की कला विभाग छात्र संघ की अध्यक्ष थी और वही यामिनी रेड्डी को नियंत्रण में रखती थी। छात्र संघ की उपाध्यक्ष होने के नाते क्या तुम्हें यहाँ ऐसे व्यवहार करना चाहिए? सशक्त लड़की ने सवाल किया। बात करते हुए वह अर्जुन कपूर और दिया पटेल की ओर बढ़ी, और उन लड़कियों में से एक जिसे अर्जुन कपूर पहले से जानते थे वह थी मधु वर्मा। अध्यक्ष, ये रेखा देशमुख हैं। रेखा बहन रेखा हमेशा से हमारी वायुपंख सुपरकार एसोसिएशन से जुड़ने की इच्छा रखती हैं। मधु वर्मा आगे बढ़ी और धीरे से अर्जुन कपूर को परिचय दिया। अभी अभी छात्रावास में मधु वर्मा ने गलती से सुना कि यामिनी रेड्डी दिक्कत खड़ी करने वाली थी और उसने अध्यक्ष को भी निशाना बनाया था। ये सहन नहीं किया जा सकता था, इसलिए वह तुरंत अपने सबसे अच्छे दोस्त रेखा देशमुख को बुलाने चली गई जो छात्र संघ की अध्यक्ष थी। नमस्ते, अर्जुन कपूर ने शिष्टता से अभिवादन किया। नमस्ते अध्यक्ष अर्जुन, रेखा देशमुख ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। अगर तुम्हें हैदराबाद विश्वविद्यालय में कोई भी समस्या हो तो मुझसे कहो, मैं तुम्हारी हर समस्या हल करने में मदद करूंगी। रेखा देशमुख ने ऊंची आवाज में कहा, जिससे यामिनी रेड्डी के साथ खड़ी लड़कियां चौंक गई। ये देखकर वे तुरंत वहां से चली गई। कला विभाग में कौन छात्र संघ की अध्यक्ष के खिलाफ जाने की हिम्मत कर सकता था? यामिनी रेड्डी तुरंत अकेली रह गई और बहुत अपमानित महसूस कर रही थी। उसका चेहरा सफ़ेद पड़ गया और वह गुस्से से कांप रही थी। उसे सच में यह उम्मीद नहीं थी कि हैदराबाद विश्वविद्यालय में अर्जुन कपूर उससे भी अधिक शक्तिशाली निकलेंगे। अब यामिनी रेड्डी के पास कोई विकल्प नहीं था। देखते हैं आगे क्या होता है। ये कहकर वह जल्दी से घूमी और वहां से चली गई। धन्यवाद बहन रेखा, दया पटेल ने मुस्कुराते हुए कहा। जीजाजी कितने कमाल के हैं। उनका तो हैदराबाद विश्वविद्यालय में भी नेटवर्क है। अब बताओ, क्या अब भी यामिनी रेड्डी अकड़ दिखाएगी? दया पटेल ने अर्जुन कपूर को सम्मानपूर्वक देखा। अर्जुन कपूर मुस्कुराए। अब वह वायुपंख सुपरकार एसोसिएशन के अध्यक्ष बन चुके थे। अगर मैं इस एसोसिएशन को हैदराबाद की सभी सुपरकार एसोसिएशनों में नंबर 1 बना दूं तो मेरा नेटवर्क और भी ताकतवर हो जाएगा। छात्रावास के अंदर रेखा देशमुख, मधु वर्मा और अन्य लड़कियों ने दिया पटेल का सामान अंदर ले जाने में मदद की। दया पटेल ने अर्जुन कपूर से विदा ली। अब बस देखना था कि यामिनी रेड्डी कब और कैसे सबक सिखाने के लिए आती है। जैसे ही दिया पटेल अंदर गई, सिस्टम की आवाज गूंजी। टास्क पूरा, मिशन दया पटेल को हैदराबाद विश्वविद्यालय में रिपोर्ट करने में सहायता करें। बधाई हो, पैटिक फिलिप कंपनी के 10% शेयर प्राप्त हुए। शेयर अधिग्रह अनुबंध आपकी स्टडी में रखा गया है, कृपया जांच करें। बधाई हो, आपको 135 अनुभव अंक मिले। अब अर्जुन कपूर के पास पैटिक फिलिप के 75% शेयर थे। अब बस 25% शेयर और मिलने पर पैटिक फिलिप पूरी तरह से अर्जुन कपूर के नियंत्रण में आ जाएगा। दोपहर में सिस्टम ने एक और इनाम दिया। टास्क पूरा, 51वें दिन का इनाम। खर्च पर 1000 गुना रिबेट कार्ड, अधिकतम रिबेट सीमा 6 अरब। यह इनाम काफ़ी दिलचस्प है। अर्जुन कपूर की आंखें चमक उठी। पहले भी उन्होंने 1000 गुना रिबेट कार्ड प्राप्त किया था, लेकिन उसकी सीमा कम थी। लेकिन इस बार अधिकतम रिबेट सीमा 6 अरब थी, यानी अगर वह 6 मिलियन खर्च करते तो 6 अरब की वापसी मिलती। इसका मतलब ये हुआ कि यह 6 अरब मुफ्त में मिल गए। सिस्टम वाले अमीरों का जीवन कितना सामान्य होता है। हर दिन कई छोटे लक्ष्यों के साथ संपत्ति बढ़ती रहती है। जब अर्जुन कपूर दोपहर का भोजन कर रहे थे, तभी अचानक उन्हें अपने अधीनस्थों से एक खबर मिली। बॉस, हमने लावण्या वर्मा की एजेंसी की पूरी स्थिति की जांच कर ली है। यह एक मध्यम आकार की कंपनी है, इसमें कोई खास ताकत नहीं है। लावण्या वर्मा और हमारे बीच हस्ताक्षरित अनुबंध की शर्तें इस प्रकार हैं। अधीनस्थ ने अर्जुन कपूर को विस्तार से रिपोर्ट दी। रिपोर्ट सुनने के बाद अर्जुन कपूर ने इस छोटी कंपनी को ज़्यादा गंभीरता से नहीं लिया। अब लावण्या वर्मा, जो एक विशेष प्रतिभा थी, अर्जुन कपूर के ग्रुप में शामिल होने वाली थी। रात के खाने के बाद अर्जुन कपूर ने लावण्या वर्मा को फ़ोन किया और उसकी राय पूछी कि क्या वह उनकी कंपनी में शामिल होना चाहती है। अगर लावण्या वर्मा सहमत होती तो अर्जुन कपूर उसकी एजेंसी से जुड़ी समस्या को हल करने में उसकी मदद करते। जब लावण्या वर्मा को पता चला कि अर्जुन कपूर उसकी एजेंसी की समस्या हल कर सकते हैं तो वह थोड़ा असमंजस में पड़ गई। अध्यक्ष अर्जुन, मेरी एजेंसी से निकलने में बहुत परेशानी होगी और बहुत पैसा भी लगेगा। लावण्या वर्मा अभी भी हिचकिचा रही थी, लेकिन जब उसने अर्जुन कपूर का अगला वाक्य सुना तो उसका पूरा मन तुरंत बदल गया। अध्याय 257 एक पीके में मैं कभी भी तुम्हें 1 मिलियन से अधिक दे सकता हूं। तुम एक टूटे हुए अनुबंध को समाप्त करने के लिए कितना खर्च कर सकते हो? अर्जुन कपूर ने बेपरवाही से जवाब दिया।
क्या लावण्या वर्मा हैरान रह गई। अध्यक्ष अर्जुन जो पी के खेलकर इतने कार्निवाल गिफ्ट्स कमाता है, वह सच में वही अमीर बॉस है जिसके पास कोई पैसा नहीं है? क्या वह आप ही हैं? लावण्या वर्मा बहुत हैरान और उत्साहित थी। चाहे वह सच में पैसे नहीं है नामक व्यक्ति हो या अध्यक्ष अर्जुन, लावण्या वर्मा दोनों के प्रति आभारी थी। अब जब उसे पता चला कि ये दोनों एक ही व्यक्ति हैं तो वह अर्जुन कपूर के प्रति और भी ज़्यादा कृतज्ञ महसूस करने लगी। अध्यक्ष अर्जुन, मैं आपकी कंपनी में शामिल होना चाहती हूँ। लावण्या वर्मा ने तुरंत निर्णय ले लिया। बधाई हो, तुमने सही निर्णय लिया है। अर्जुन कपूर ने सिर हिलाया। अब अपनी एजेंसी के वरिष्ठ प्रबंधन से संपर्क करो और उनसे अनुबंध समाप्ति के लिए मुआवजे पर बात करो। ठीक है। फोन रखने के बाद लावण्या वर्मा ने तुरंत अपनी कंपनी के वरिष्ठ प्रबंधन से संपर्क किया। समझौते की बातचीत। 1 घंटे बाद अर्जुन कपूर और लावण्या वर्मा एक कॉफ़ी शॉप में मिले। पिछली बार केपीके के लिए बहुत बहुत धन्यवाद अध्यक्ष अर्जुन। जैसे ही उसने अर्जुन कपूर को देखा, लावण्या वर्मा ने ईमानदारी से कहा, नहीं यह अध्यक्ष नहीं, तुमने गलत कहा, इसे बॉस कहना चाहिए। कहते ही लावण्या वर्मा ने अपनी बात सुधार ली। हम अर्जुन कपूर ने सिर हिलाया। जल्द ही लावण्या वर्मा की एजेंसी आरन एंटरटेनमेंट का एक वरिष्ठ अधिकारी वहां आ गया। लावण्या वर्मा, तुमने फ़ोन पर क्या कहा था कि तुम हमारी कंपनी के साथ अनुबंध समाप्त करना चाहती हो? मैं तुम्हें साफ साफ बता दूं, अगर तुमने अनुबंध तोड़ा तो तुम्हें 50 मिलियन का मुआवजा भरना पड़ेगा। जैसे ही वह आया, एजेंसी के नेता ने लावण्या वर्मा को धमकी दी। असल में उनकी कंपनी की मुख्य आय का स्रोत यही था, इंटरनेट सेलिब्रिटीज और एंकर से अनुबंध तोड़ने का भारी मुआवजा लेना। इसी आधार पर वे हर साल करोड़ों कमाते थे। 50 मिलियन, तुम लोग सच में बड़े दिल वाले हो। लावण्या वर्मा की मासिक सैलरी सिर्फ 10,000 रुपये है और तुम उससे 50 मिलियन की भरपाई मांग रहे हो। अर्जुन कपूर ने व्यंग किया, तुम कौन हो? तुम हमारी कंपनी के कर्मचारी से बात कर रहे हो, तुम्हारा इससे क्या लेना देना? एजेंसी के नेता ने अधीरता से पूछा। मैं लावण्या वर्मा का नया बॉस हूँ। अगर मुआवजे की बात नहीं करोगे तो किससे करोगे? अर्जुन कपूर ने पलटकर जवाब दिया। और ये सुनते ही एजेंसी के नेता के चेहरे पर एक शातिर मुस्कान आ गई। अब उसे लगने लगा कि अर्जुन कपूर हलाल होने वाली भेड़ की तरह है। 50 मिलियन से कम कुछ नहीं। अगर तुम ये रकम चुकाते हो तो हम तुरंत अनुबंध समाप्त कर देंगे। एजेंसी के नेता ने कहा, 50 मिलियन नहीं, सिर्फ 5 लाख। जैसे ही सौदेबाजी शुरू हुई, अर्जुन कपूर ने कीमत सीधे 100 गुना घटा दी। असल में लावण्या वर्मा जैसी छोटी अंक का वास्तविक मुआवजा सिर्फ 10-20 लाख के बीच था। 50 मिलियन तो बस उनका लालच था। भले ही अर्जुन कपूर के लिए 50 मिलियन कोई बड़ी बात नहीं थी, लेकिन वह किसी को यूं ही फायदा उठाने नहीं देता था। क्या तुमने एक ही झटके में 5 लाख तक घटा दिया? एजेंसी के नेता ने विरोध किया, लेकिन उसने बैठक छोड़ने की कोशिश नहीं की। ये देखकर अर्जुन कपूर समझ गए कि उनकी सौदेबाजी सही दिशा में थी। अगर वाकई 50 मिलियन की मांग जायज होती तो इतनी बड़ी कटौती से एजेंसी का नेता अपमानित महसूस करता और तुरंत उठकर चला जाता। लेकिन अब वह अभी भी बैठा था, जिसका मतलब था कि उसकी वास्तविक उम्मीदें 50 मिलियन से कहीं कम थी। ठीक है, तो 6 लाख कर देते हैं। अर्जुन कपूर ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, नहीं बहुत कम है। 20 मिलियन, एजेंसी के नेता ने भी थोड़ा झुकते हुए जवाब दिया। अगर पैसा नहीं दोगे तो बात करने की जरूरत ही नहीं। भले ही लावण्या वर्मा यहाँ रहे और हमें नुकसान हो, फिर भी हम उसे नहीं जाने देंगे। एजेंसी के नेता ने धमकी दी। 20 मिलियन, हमारी कंपनी तो किसी आम स्टार को भी इतनी रकम में नहीं भर्ती करती। अगर तुम बात नहीं करना चाहते तो मैं पेशेवरों को बुलाता हूँ। ये कहते हुए अर्जुन कपूर ने ताली बजाई। ताली ताली ताली। पास की टेबल पर बैठे 2 व्यक्ति उठे और तेजी से चले आए। नमस्ते बॉस। वे श्रीजिया फिल्म एंड टेलीविजन ग्रुप के कानूनी विभाग से थे और अक्सर इसी तरह के मामलों को संभालते थे। जैसे ही वे आए, उन्होंने एजेंसी के नेता को कानूनी दृष्टिकोण से घेर लिया, जिससे वह घबरा गया। तुम लोग कौन हो? इतने पेशेवर कैसे हो? एजेंसी के नेता ने हड़बड़ाते हुए पूछा। हम श्रीजिया फिल्म एंड टेलीविजन ग्रुप के कानूनी प्रतिनिधि हैं। क्या श्रीजिया फिल्म एंड टेलीविजन ग्रुप देश की शीर्ष 10 फिल्म और टेलीविजन कंपनियों में से एक? ये सुनते ही एजेंसी के नेता घबरा गया। अगर तुम लोग इतनी बड़ी कंपनी से हो और तुमने अभी उसे बॉस कहा तो क्या? एजेंसी के नेता ने अनुमान लगाते ही चौंक कर खड़े हो गए। क्या तुम सच में श्री फिल्म एंड टेलीविजन ग्रुप के मालिक हो? एजेंसी के नेता ने डरते हुए पूछा। क्या ये झूठ हो सकता है? अर्जुन कपूर ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, मुझे माफ़ कर दीजिए बॉस, मैंने आपसे इतना पैसा मांगने की हिम्मत कैसे की? एजेंसी के नेता ने तुरंत माफ़ी मांगी। ठीक है, बाजार दर के अनुसार 1 मिलियन दे दो और सौदा पक्का। ठीक है, अर्जुन कपूर ने सहमति दी। फिर उन्होंने अपनी चेकबुक निकाली और अचानक उन्हें याद आया कि उन्होंने अभी अभी 1000 गुना रिबेट कार्ड जीता था। 1 मिलियन खर्च करके 1 अरब वापस मिलेगा। ये सोचकर अर्जुन कपूर तुरंत सिस्टम में लॉगिन हो गए। अध्याय 258। जल्द ही अर्जुन कपूर ने डबल रिबेट कार्ड ढूंढा और उसे सक्रिय किया।
सिस्टम सूचना, क्या आप डबल रिबेट कार्ड को सक्रिय करना चाहते हैं? हाँ, अर्जुन कपूर ने बिना किसी झिझक के हाँ चुन लिया। डबल रिबेट कार्ड सक्रिय हो चुका है। रिबेट राशि 6 बिलियन। इसके बाद अर्जुन कपूर ने अपना फ़ोन चालू किया और सीधे दूसरी कंपनी के खाते में पैसे ट्रांसफ़र कर दिए। डबल रिबेट कार्ड सक्रिय, खर्च 1 मिलियन, रिबेट 1 बिलियन। सिस्टम ने तुरंत संदेश भेजा और कुछ ही क्षणों में 1 अरब की रकम अर्जुन कपूर के बैंक खाते में आ गई। लखनऊ के चौधरी परिवार का हाल। वैसे क्या तुम्हें पता है कि लखनऊ के चौधरी परिवार की क्या स्थिति है? अपने खाते में 1 अरब देखते ही अर्जुन कपूर को अचानक लखनऊ चौधरी परिवार की याद आ गई। पिछले कुछ दिनों से अर्जुन कपूर अपनी ही योजनाओं में व्यस्त थे और उन्होंने लखनऊ चौधरी परिवार पर ध्यान नहीं दिया था। उनका और लखनऊ चौधरी परिवार का समझौता ये था कि अगर वह चौधरी परिवार की मुख्य शाखा को फिर से परिवार का मुखिया बनने में मदद करेंगे तो बदले में उन्हें कुछ अरब रुपए की पूंजी मिलेगी। पूंजी हमेशा संपत्ति से अधिक मूल्यवान होती है। अब उन्हें लखनऊ चौधरी परिवार के उत्तराधिकारी से संपर्क करना था। समझौता पूरा। बॉस अर्जुन, मुझे पैसे मिल गए हैं। आपसे काम करना बहुत अच्छा रहा। पैसे प्राप्त होते ही एजेंसी के नेता खड़ा हुआ। अर्जुन कपूर ने उसे हल्का सा सिर हिलाकर विदा किया। अलविदा बॉस अर्जुन। लावण्या वर्मा ने अपने पुराने एजेंसी मैनेजर को जाते देखा और राहत की सांस ली। अब परेशानी पूरी तरह खत्म हो गई थी। धन्यवाद बॉस। लावण्या वर्मा ने खड़े होकर अर्जुन कपूर को झुककर धन्यवाद दिया। अब जब तुम्हारी पुरानी कंपनी की समस्या हल हो गई है तो अब हमें अनुबंध पर हस्ताक्षर करना चाहिए। ये कहते हुए अर्जुन कपूर ने श्री जया फिल्म एंड टेलीविजन ग्रुप के कानूनी प्रतिनिधि की ओर देखा। उन्होंने 2 अनुबंध टेबल पर रखे। जैसा कि पहले तय हुआ था, हम तुम्हें वार्षिक वेतन 10 लाख देंगे। तुम श्रीजया फिल्म एंड टेलीविजन ग्रुप की अनुबंधित कलाकार बनोगी। अर्जुन कपूर ने आगे कहा, यह 1 लाख रुपए की सैलरी सिर्फ एक शुरुआत है। अगर तुम अच्छा प्रदर्शन करती हो, तुम्हारे गाने हिट होते हैं या तुम एक बड़ी गायिका बनती हो तो तुम्हारी कमाई निश्चित रूप से बढ़ेगी। तुम्हें इस बात को ध्यान में रखना होगा। 10 लाख वार्षिक वेतन। लावण्या वर्मा चौंक गई। पहले तो उसके पास वार्षिक वेतन नाम की कोई चीज़ नहीं थी। उसे सिर्फ 10,000 रुपये प्रतिमाह मिलते थे और अब अर्जुन कपूर ने उसे सीधे 10 लाख का वार्षिक वेतन दे दिया। यही अंतिम निर्णय है। अब से बस कंपनी के नियमों का पालन करो, मेरी योजनाओं के अनुसार काम करो और इस वेतन के योग्य बनो। अर्जुन कपूर ने दृढ़ता से कहा, भविष्य में लावण्या वर्मा द्वारा उत्पन्न की गई वास्तविक आय इस 10 लाख के वेतन से कई गुना अधिक होगी। धन्यवाद बॉस आपके विश्वास के लिए। मैं मेहनत से काम करूंगी और आपको कभी निराश नहीं करूंगी। लावण्या वर्मा बेहद कृतज्ञ महसूस कर रही थी। सीखने का समय। बॉस अब मुझे क्या करना होगा? लावण्या वर्मा नई चुनौती के लिए तैयार थी। जो करना है पहले सीखो। अर्जुन कपूर ने उत्तर दिया। सीखना। लावण्या वर्मा को यह सुनकर थोड़ी हैरानी हुई। उसे लगा था कि आते ही उसे कठिन कार्य सौंपे जाएंगे, लेकिन अर्जुन कपूर ने उसे पहले सीखने के लिए कहा। हाँ, तुम्हारी आवाज़ बहुत अच्छी है, लेकिन तुम्हारी गायकी औसत से बस थोड़ी ही बेहतर है। तुम अभी एक पेशेवर गायिका के स्तर तक भी नहीं पहुंची हो। तुम्हें पहले अपने स्तर को सुधारने की ज़रूरत है। जब तक तुम पेशेवर स्तर तक नहीं पहुंचती तब तक आगे कोई बड़ा काम नहीं मिलेगा। जब तुम्हारे पास सही गायन कौशल और तुम्हारी अद्भुत आवाज़ का संयोजन होगा तब मैं तुम्हें रिकॉर्डिंग स्टूडियो भेजूंगा। समझ गई बॉस, मैं अपनी पूरी मेहनत करूंगी। लावण्या वर्मा ने तुरंत सहमति जताई। अगली योजना। इसके बाद लावण्या वर्मा को कंपनी के कानूनी प्रतिनिधियों के साथ भेज दिया गया। अर्जुन कपूर ने कॉफ़ी की एक चुस्की ली और तुरंत एक कॉल किया। पहली कॉल लखनऊ चौधरी परिवार को नहीं बल्कि ज्योति चौहान को की। ज्योति चौहान दिल्ली विश्वविद्यालय की टैलेंटेड ग्रेजुएट थी, जिसे पहले अर्जुन कपूर ने मुंबई में ही छोड़ दिया था। ज्योति चौहान इंटरनेट पर अर्जुन कपूर द्वारा खोजी गई पहली प्रतिभाशाली महिला थी। अपना सामान पैक करो और जल्द से जल्द हैदराबाद आ जाओ, अर्जुन कपूर ने आदेश दिया। ज्योति चौहान पहले एक छोटी कंपनी में प्रशिक्षण ले रही थी, लेकिन अब वह श्रीजया फिल्म एंड टेलीविजन ग्रुप के लिए काम करेगी। अगर वह रेयान ग्रुप में अपनी जगह बना लेती है तो भविष्य में उसे पेटिक फिलिप या टिफिनी एंड कंपनी में भेजा जाएगा। समझ गई बॉस, मैं जल्द से जल्द हैदराबाद आऊंगी, ज्योति चौहान ने जवाब दिया। लखनऊ चौधरी परिवार की स्थिति। इसके बाद अर्जुन कपूर ने लखनऊ चौधरी परिवार से संपर्क किया। मिस्टर अर्जुन, इस समय दोनों पक्ष शांति की अवधि में हैं, लेकिन दोनों अपनी ताकत इकट्ठा कर रहे हैं। जल्द ही अंतिम युद्ध होगा और जो भी जीतेगा वह पूरे चौधरी परिवार पर नियंत्रण कर लेगा। दूसरी शाखा शक्तिशाली सहयोगियों की तलाश कर रही है। हमें कुछ सुराग मिले हैं। मुझे लगता है कि अंतिम संघर्ष अगले कुछ दिनों में होगा। उस समय हमें आप पर निर्भर रहना होगा। सब कुछ आसानी से हो जाएगा। जब समय आएगा मुझे संपर्क करना, अर्जुन कपूर ने कहा। कुछ अरब की पूंजी के लिए अर्जुन कपूर इस मामले को खुद देखेंगे। एक महत्वपूर्ण जगह की यात्रा फ़ोन रखने के बाद अर्जुन कपूर खड़े हुए और वहां से निकल गए। लेकिन इस बार वह होटल नहीं लौटे बल्कि वह एक बहुत ही महत्वपूर्ण जगह की ओर रवाना हुए।
अध्याय 269। कुछ मिनटों बाद अर्जुन कपूर वायुपुंज सुपरकार एसोसिएशन पहुंच गए। पिछले कुछ समय में जो भी बड़े काम सफलतापूर्वक हुए उनमें वायुपुंज सुपरकार एसोसिएशन के नेटवर्क का बहुत बड़ा योगदान था। मानव नेटवर्क एक अद्भुत शक्ति है और यह बहुत उपयोगी होता है। अब अर्जुन कपूर का लक्ष्य वायुपुंज सुपरकार एसोसिएशन को हैदराबाद के 6 बड़े सुपरकार एसोसिएशनों में नंबर 1 बनाना था। अगर वह ऐसा कर लेते हैं तो उनकी पहुंच और खुफिया जानकारी इकट्ठा करने की क्षमता इतनी ताकतवर हो जाएगी कि जब वह रेड्डी परिवार पर पूरी तरह हमला करेंगे तो कोई भी उनका मुकाबला नहीं कर पाएगा। वायुपुंज सुपरकार एसोसिएशन का विस्तार अध्यक्ष आप आ गए। नमस्ते अध्यक्ष, स्वागत है। अध्यक्ष अर्जुन कपूर को देखकर एसोसिएशन के सदस्य उनके पास आकर उनका स्वागत करने लगे। अब वायुपुंज सुपरकार एसोसिएशन में उनकी एक अलग ही पहचान बन चुकी थी। अध्यक्ष गौरव देशमुख भी उनके पास आए। हाँ, तुम्हें जो कोनिग्सेक चाहिए था, मैंने कोजेक कंपनी से संपर्क कर लिया है, जल्द ही गाड़ी शिफ्ट कर दी जाएगी। अर्जुन कपूर ने कहा, यह एक प्रचार रणनीति थी ताकि नए लोग एसोसिएशन में शामिल होने के लिए आकर्षित हो। धन्यवाद। अध्यक्ष गौरव देशमुख ये सुनकर बहुत खुश हुए। अध्यक्ष, क्या ये सच है कि आप कोनिग्सेक कंपनी के मालिक हैं? ये सुनकर आसपास खड़े अन्य सदस्य भी उत्साहित हो गए और पास आ गए। पिछले कुछ दिनों से यह चर्चा थी कि अर्जुन कपूर ही कोनिग्सेक के मालिक हैं, लेकिन किसी को इसकी पुष्टि नहीं थी। अब जब कोनिग्सेक का नाम लिया जा रहा था, सभी इसे लेकर और भी उत्सुक हो गए। हाँ, अर्जुन कपूर ने सिर हिलाया। अध्यक्ष कमाल के हैं। अब कोई भी हमारी वायुपुंज सुपरकार एसोसिएशन को हल्के में नहीं लेगा। हमारे अध्यक्ष कोनिग्सेक के मालिक हैं। अब हमारा नाम सुनकर दूसरे लोग जलेंगे। एसोसिएशन के सभी सदस्य जोश में भर गए और गर्व से चर्चा करने लगे। नए सदस्यों की भर्ती। मैंने निर्णय लिया है कि अब से हम एसोसिएशन के सदस्यों की संख्या बढ़ाएंगे। अगर कोई पूछे तो उनसे कहो कि वे हमारी एसोसिएशन में शामिल हो सकते हैं। भविष्य में गौरव देशमुख की तरह उन्हें भी कोनिग्सेक मुफ्त में पाने का मौका मिल सकता है। अर्जुन कपूर ने ऊंची आवाज में घोषणा की। ये सुनकर पूरा माहौल और ज्यादा उत्साहित हो गया। जैसे ही यह खबर फैलेगी, वायुपुंज सुपरकार एसोसिएशन में शामिल होने के लिए लोगों की भीड़ उमड़ पड़ेगी। इसके बाद अर्जुन कपूर ने एसोसिएशन के कुछ वरिष्ठ सदस्यों को बुलाया। उन्होंने समझाया कि नए सदस्यों की भर्ती सख्त जांच के बाद की जाएगी। हालांकि अर्जुन कपूर एसोसिएशन का विस्तार करना चाहते थे, लेकिन इसका मतलब यह नहीं था कि वे बिना जांच के किसी को भी शामिल कर लेंगे। समझ गए अध्यक्ष। सभी वरिष्ठ सदस्य सहमत हुए। यामिनी देशमुख को एसोसिएशन में शामिल करना। इसके अलावा तुम लोग हैदराबाद विश्वविद्यालय के कला विभाग की छात्र संघ अध्यक्ष रेखा देशमुख को निमंत्रण भेजो। उसे हमारी एसोसिएशन में शामिल होने के लिए आमंत्रित करो। ये काम मधु वर्मा को करने दो। अर्जुन कपूर ने आगे कहा, मधु वर्मा ने पहले बताया था कि रेखा देशमुख हमेशा वायुपुंज सुपरकार एसोसिएशन में शामिल होना चाहती थी, लेकिन उसके परिवार की आर्थिक स्थिति साधारण थी, इसलिए वह केवल पॉश 718 जैसी एंट्री लेवल स्पोर्ट्स कार ही खरीद पाई थी। आज उसने दिया पटेल की मदद की थी, इसलिए अर्जुन कपूर ने उसे शामिल करने का निर्णय लिया। इसके अलावा अगर रेखा देशमुख एसोसिएशन में शामिल होती तो वह भविष्य में हैदराबाद विश्वविद्यालय में दिया पटेल का भी ध्यान रख सकती थी। जी अध्यक्ष, मैं इसे अभी संभालता हूँ। गौरव देशमुख तुरंत इसे पूरा करने के लिए चले गए। भाई वैदेही देशमुख का आमंत्रण। शाम के 5 बजे या 6 बजे जब अर्जुन कपूर एसोसिएशन से बाहर निकले तो अचानक उनके पास एक अज्ञात नंबर से फ़ोन आया। यह कोई और नहीं बल्कि हैदराबाद की मशहूर हस्ती भाई वैदेही देशमुख थी। माफ़ कीजिए मिस्टर अर्जुन, मैं आपको अपने मनों में चाय के लिए आमंत्रित करना चाहती थी, लेकिन बिजनेस की वजह से हैदराबाद से बाहर जाना पड़ा। मैं आज ही लौटी हूँ। क्या आप आज रात मेरे मनों में डिनर के लिए आ सकते हैं? भाई वैदेही देशमुख ने विनम्रता से पूछा। वह पिछली बार अर्जुन कपूर से मिलने के बाद से ही उन्हें बेहतर जानने की इच्छुक थी, लेकिन कुछ जरूरी कामों की वजह से वह उन्हें पहले आमंत्रित नहीं कर पाई थी। अब जब वह वापस आ गई थी तो उन्होंने चाय के बजाय देने का आमंत्रण दिया। डिनर पर बात करना ज़्यादा प्रभावी रहता है और वह विशेष रूप से अपने निजी वाइन सेलर से कुछ बेहतरीन शराब निकाल कर लाई थी। उनका उद्देश्य अर्जुन कपूर को मदहोश करना और उसकी असली मंशा जानना था। सिस्टम का नया मिशन। जैसे ही बाय वैदेही देशमुख ने आमंत्रण दिया, सिस्टम की आवाज़ आए, टास्क जारी, अस्थायी मिशन जारी। बाय वैदेही देशमुख के निमंत्रण को स्वीकार करें और रात्रि भोज में शामिल हो। टास्क इनाम, टॉप लेवल ड्रिंकिंग स्किल। आप कितना भी पिए नशे में नहीं होंगे। अनुभव इनाम 137 अनुभव अंक। क्या टॉप लेवल ड्रिंकिंग स्किल? यह अर्जुन कपूर के लिए बहुत उपयोगी था। बिजनेस दुनिया में सोशलाइजिंग और शराब पीना अनिवार्य होता है। अब वह जितनी चाहे शराब पी सकते थे, लेकिन कभी नशे में नहीं आएंगे। ठीक है, मैं बाय वैदेही देशमुख का निमंत्रण स्वीकार करता हूँ, अर्जुन कपूर ने उत्तर दिया। सिस्टम अपग्रेड के करीब फ़ोन रखने के बाद अर्जुन कपूर ने पहले सिस्टम खोला। अब तक उन्होंने कई मिशन पूरे कर लिए थे। सिस्टम स्तर लेवल 24,176 40 अंक। अब सिर्फ 1/3 अंक बाकी थे और सिस्टम लेवल 3 तक अपग्रेड हो जाता।
एक बार सिस्टम लेवल 3 तक पहुंच जाता तो पुरस्कार और भी अधिक प्रभावशाली हो जाते। भाई वैदेही देशमुख के मनों की ओर प्रस्थान। इस ऊर्जा के साथ अर्जुन कपूर ने भाई वैदेही देशमुख द्वारा भेजी गई लोकेशन खोली और कार से सीधे उनके मनों की ओर रवाना हो गए। अध्याय 260। जब अर्जुन कपूर पहुंचे तो भाई वैदेही देशमुख की युवा प्रबंधिका रोंगजी दरवाजे पर उनकी प्रतीक्षा कर रही थी। मिस्टर अर्जुन आ गए, स्वागत है। हमारी मालकिन अंदर काफी देर से आपकी प्रतीक्षा कर रही हैं। कृपया अंदर आइए। युवती ने आगे बढ़कर रास्ता दिखाया और अर्जुन कपूर को अंदर आमंत्रित किया। 2 मिनट बाद अर्जुन कपूर ने भाई वैदेही देशमुख को देखा। आज भाई वैदेही देशमुख ने एक आकर्षक लाल पोशाक पहनी थी जो उनकी मोहक शख्सियत को और निखार रही थी। मिस्टर अर्जुन का स्वागत है। भाई वैदेही देशमुख ने मुस्कुराते हुए अर्जुन कपूर का स्वागत किया। बॉस बाय। अर्जुन कपूर ने हल्का सिर हिलाया। यह एक कांटों भरी जहरीली गुलाब थी और अर्जुन कपूर इसे हल्के में लेने वाले नहीं थे। दोनों पक्ष बैठ गए। भाई वैदेही देशमुख ने नौकरों को इशारा किया और उन्होंने पहले से तैयार व्यंजन लाकर टेबल पर रख दिए। शराब पीने की परीक्षा। मुझे नहीं पता कि मिस्टर अर्जुन कितनी शराब पी सकते हैं, भाई वैदेही देशमुख ने अचानक पूछा। मैं थोड़ी बहुत पी सकता हूँ, अर्जुन कपूर ने सच कहा। इस समय उन्होंने अभी तक मिशन पूरा नहीं किया था, इसलिए उनकी पीने की क्षमता सामान्य से थोड़ी बेहतर थी, लेकिन कोई खास नहीं। लेकिन अगर मिशन पूरा हो जाए तो फिर थोड़ी बहुत शराब का मतलब लाखों गिलास हो सकता है। क्या संयोग है, मैंने हाल ही में कुछ बेहतरीन शराब मंगवाई है। मिस्टर अर्जुन, क्यों ना हम इसे साथ मिलकर चखें, भाई वैदेही देशमुख ने कहा और एक तरफ से लाखों रुपए की कीमत वाली 2 बोतलें उठाकर लाईं। उन्होंने खुद अर्जुन कपूर के लिए शराब डाली। सबसे पहले मिस्टर अर्जुन का हैदराबाद में स्वागत है। भाई वैदेही देशमुख ने शराब का गिलास उठाया। धन्यवाद। अर्जुन कपूर ने भी गिलास उठाया। जैसे ही अर्जुन कपूर ने गिलास उठाया, सिस्टम की आवाज गूंजी। सिस्टम मिशन पूरा हुआ। डिंग। भाई वैदेही देशमुख के निमंत्रण को स्वीकार करें और रात्रि भोज में शामिल हो। मिशन पूरा हुआ। पुरस्कार शीर्ष स्तर की शराब पीने की क्षमता 1000 गिलास पीने के बाद भी नशा नहीं होगा। अनुभव पुरस्कार 137 अनुभव अंक। मदहोश करने की चाल उल्टी पड़ गई। अचानक अर्जुन कपूर के शरीर में जबरदस्त बदलाव आया। कुछ सेकंड के भीतर उनकी शराब पीने की क्षमता सर्वोच्च स्तर पर पहुंच गई और अब शराब पीना उनके लिए पानी पीने जैसा हो गया। भाई वैदेही देशमुख ने शराब का पूरा गिलास खत्म किया और अर्जुन कपूर की ओर देखा। अर्जुन कपूर ने भी बिना झिझक पूरा गिलास पी लिया। मिस्टर अर्जुन की क्षमता बहुत अधिक है। भाई वैदेही देशमुख मुस्कुराए। उन्हें लगा कि अर्जुन कपूर धीरे धीरे उनके जाल में फंस रहे हैं। अगर वह ज्यादा पी लेंगे तो वह जो भी पूछेगी उसका उत्तर मिल जाएगा। लेकिन उन्हें क्या पता था कि असली जाल में वह खुद फंसने वाली थी। एक के बाद एक शराब की बोतलें खत्म होती गई। अर्जुन कपूर ने खुद पहल करके शराब डाली। पिछली बार आपकी टीम ने हमारी मदद की, उसके लिए धन्यवाद। ये कहते हुए अर्जुन कपूर ने एक ही घूंट में पूरा गिलास खत्म कर दिया। मिस्टर अर्जुन बहुत विनम्र हैं। भाई वैदेही देशमुख ने भी गिलास उठाया और पूरा पी गई। उन्होंने सोचा था कि धीरे धीरे अर्जुन कपूर को मदहोश करेंगी, लेकिन वह तो खुद इस जाल में फंस गई। कुछ ही देर में पहली बोतल खत्म हो गई। अर्जुन कपूर के चेहरे पर कोई बदलाव नहीं आया, जैसे उन्होंने कुछ भी ना पिया हो। लेकिन भाई वैदेही देशमुख का चेहरा लाल पड़ने लगा था। तीसरी बोतल खत्म होते ही भाई वैदेही देशमुख पूरी तरह नशे में आ गई। अर्जुन कपूर वहीं आराम से खाना खा रहे थे। भाई वैदेही देशमुख ने खुद अपनी साजिश उजागर कर दी। मिस्टर अर्जुन सच में बहुत जबरदस्त शराब पीने वाले हैं। मैंने सोचा था कि मैं मिस्टर अर्जुन को मदहोश कर दूंगी, उनसे कुछ राज उगलवा लूंगी और परख लूंगी, पर मैं खुद पहले ही नशे में आ गई। भाई वैदेही देशमुख नशे में लड़खड़ाते हुए बोली। अर्जुन कपूर यह सुनकर हंसी रोक नहीं पाए। शराब पीकर ज्यादा बोलना सही नहीं होता। अब भाई वैदेही देशमुख को सच्चाई उगलवाने का सही समय था। अहम सवाल, भाई साहब आपने मुझे इतनी अहमियत क्यों दी, इसका कोई कारण या मकसद है? अर्जुन कपूर ने सीधे मुद्दे पर वार किया। मिस्टर अर्जुन, भाई वैदेही देशमुख ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया कि आप पूछ ही रहे हैं तो मैं सब कुछ बता देती हूँ। मेरी पहुँच बहुत बड़ी है और मेरे पास बहुत सारे लोग हैं। उनके वेतन और अन्य खर्चों के लिए बहुत पैसा चाहिए। इसके अलावा हमें मुंबई में अपनी शक्ति बढ़ाने के लिए और भी ज़्यादा पूंजी चाहिए। इसलिए मैं एक ऐसे सहयोगी की तलाश में थी जिसके पास मजबूत वित्तीय संसाधन हो। मुझे पता चला कि मिस्टर अर्जुन आप पैटेक फिलिप के मालिक हैं। इसलिए मैंने सोचा कि पहले आपको परखूं कि क्या आप मेरे सहयोगी बनने के योग्य हैं। एक शक्तिशाली गठबंधन बनने की संभावना। अर्जुन कपूर की आंखें चमक उठी। यह एक बेहतरीन अवसर था। उनके पास असीमित वित्तीय संसाधन थे, लेकिन अभी तक वह हैदराबाद में नए थे और उन्हें यहाँ जरूरी नेटवर्क की कमी थी। दूसरी ओर भाई वैदेही देशमुख का नेटवर्क पूरे हैदराबाद और मुंबई में फैला था, लेकिन उन्हें वित्तीय शक्ति की आवश्यकता थी। अगर यह साझेदारी बनती है तो ये दोनों के लिए फायदेमंद होगी, शक्ति और धन का सही संतुलन। लेकिन सवाल यह था कि क्या भाई वैदेही देशमुख भरोसेमंद थी? क्या वह चालाक और विश्वासघाती इंसान थी,
ये जानने के लिए अर्जुन कपूर ने उनसे एक और बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल पूछा। अध्याय 261। लेकिन इससे पहले कि अर्जुन कपूर अपना सवाल पूरा कर पाते, वैदेही देशमुख अचानक खुद से बातें करने लगी। वैदेही देशमुख ने अपने बचपन की कुछ शर्मनाक बातों के बारे में बताया और यहाँ तक कि कुछ छोटे छोटे राज भी साझा किए। अर्जुन कपूर ने उसे टोका नहीं। इन छोटी छोटी बातों से अर्जुन कपूर यह अंदाजा लगा सके कि वैदेही देशमुख कैसी इंसान है। वैदेही देशमुख द्वारा कही गई शर्मनाक बातों को सुनकर अर्जुन कपूर को हमेशा लगता था कि वह थोड़ी मूर्ख है, लेकिन अब अर्जुन कपूर को एक बात की पूरी तरह पुष्टि हो गई थी। वैदेही देशमुख वह चालाक इंसान नहीं है जो दूसरों को छलकर अपना फायदा उठाए। हालांकि अर्जुन कपूर को अभी भी यह जांचना था कि क्या वह उसके साथ सहयोग कर सकते हैं। आखिरकार यह एक बहुत महत्वपूर्ण मामला था। जब वैदेही देशमुख अपनी बात समाप्त कर चुकी तो अर्जुन कपूर ने तुरंत मुख्य प्रश्न पूछा। बॉस, वैदेही के पास इतनी कम उम्र में इतनी बड़ी जागीर और शक्ति है। उनकी पहचान और पृष्ठभूमि इतनी आसान नहीं हो सकती है ना? पिछली बार अर्जुन कपूर ने किसी से सुना था कि वैदेही देशमुख की पृष्ठभूमि बहुत साधारण नहीं है, इसलिए वह इस अवसर का उपयोग करके और अधिक जानना चाहते थे। मी अर्जुन वास्तव में बहुत समझदार हैं और हाँ, मेरी कुछ पृष्ठभूमि तो है। लेकिन वैदेही देशमुख ने बिना सोचे तुरंत जवाब दिया। लेकिन जब वैदेही देशमुख सबसे महत्वपूर्ण बात बताने वाली थी तभी उनकी युवा हाउसकीपर रंगिनी शर्मा अचानक अंदर आ गई और उनकी बात बीच में ही रोक दी। रंगिनी शर्मा ने पहले से ही नशे में धुत वैदेही देशमुख को और अर्जुन कपूर को, जो बिल्कुल भी नशे में नहीं लग रहे थे, देखकर सतर्कता से उनकी ओर देखा। अगर बॉस नशे में रहकर कोई गुप्त बात बता दे या कुछ अनुचित कर दे तो ये बहुत गलत हो सकता था। रंगिनी शर्मा तुरंत आगे बढ़ी, पहले वैदेही देशमुख के कपड़े चीक किए और फिर अर्जुन कपूर की ओर माफी भरी नजरों से देखा। मुझे बहुत खेद है मी अर्जुन, हमारी बॉस ने थोड़ी ज्यादा पी ली है और थोड़ी असभ्य हो गई है, कृपया उन्हें क्षमा करें। कोई बात नहीं, अर्जुन कपूर ने हाथ हिलाते हुए कहा। वैदेही देशमुख ने अपनी गरिमा नहीं खोई, बल्कि उसने खुद ही अपनी कुछ जानकारी दे दी। वैसे मी अर्जुन, हमारी बॉस नशे में है। अगर उन्होंने कुछ भी कहा हो तो वह केवल बकवास होगी, कृपया इसे गंभीरता से ना लें। रंगिनी शर्मा ने फिर से जोड़ा। बकवास कैसी? वाक ने ज्यादा नहीं पी। जो कुछ भी वाक ने कहा वह सच है। लेकिन रंगिनी शर्मा के लिए परेशानी की बात यह थी कि जैसे ही उसने अपनी बात पूरी की वैसे ही देशमुख ने तुरंत उसका खंडन कर दिया और पूरी ईमानदारी से कहा, मी अर्जुन आप ही देखिए। रंगिनी शर्मा और भी असहाय हो गई। अर्जुन कपूर हल्के से मुस्कुराए। हालांकि वैदेही देशमुख की पहचान और पृष्ठभूमि का प्रश्न रंगिनी शर्मा के आने से बाधित हो गया, लेकिन फिर भी अर्जुन कपूर को इस बार बहुत कुछ हासिल हुआ। सबसे पहले उन्होंने वैदेही देशमुख के व्यक्तित्व को समझ लिया और यह भी कि वह उन्हें इतना महत्व क्यों देती है, और वैसे ही उन्होंने एक टॉप लेवल शराब पीने वाले को भी खोज लिया जो हजारों गिलास शराब पीकर भी नशे में नहीं होता। आज रात की स्थिति को देखते हुए टॉप लेवल शराब पीने की क्षमता और हजारों गिलास शराब पीकर भी नशे में ना होना वास्तव में बहुत महत्वपूर्ण है। इसके अलावा उन्हें एक शक्तिशाली सहयोगी भी मिल सकता है। मी अर्जुन, आप भी नशे में हैं और गाड़ी नहीं चला सकते, कृपया किसी को आपके लिए कार में बिठाने के लिए भेज दें। रंगिनी शर्मा ने कहा। उन्हें सच में डर था कि अगर अर्जुन कपूर और रुकते तो उनकी बॉस कुछ अनुचित कहकर सकती थी। ठीक है, अर्जुन कपूर ने सिर हिलाया। उनका लक्ष्य लगभग पूरा हो चुका था और अब समय था जाने का। मी अर्जुन मत जाए, वाक ने ज्यादा नहीं पी, चलिए और पीते हैं। अर्जुन कपूर को उठते देख वैदेही देशमुख, जो अभी भी पीना चाहती थी, ने तुरंत उन्हें रोका। देर हो रही है बॉस, वैदेही अगली बार करेंगे। अगली बार आपको पूरी तरह नशे में होना होगा, अर्जुन कपूर ने अलविदा कहा। वैदेही देशमुख की पृष्ठभूमि अब भी रहस्य बनी हुई थी, इसलिए अर्जुन कपूर निश्चित रूप से अगली बार पीने के लिए तैयार थे। रंगिनी शर्मा ने उनके आदमियों को बुलाया और अर्जुन कपूर को वापस भेजने की व्यवस्था की। अर्जुन कपूर चला गया। वैदेही देशमुख को रंगिनी शर्मा ने बेडरूम में खींचकर सुला दिया। अगली सुबह अर्जुन कपूर को वैदेही देशमुख का फोन आया। मी अर्जुन, मुझे माफ कर दीजिए, मैंने कल रात थोड़ी ज्यादा पी ली थी। जैसे ही फोन उठा वैदेही देशमुख की कमजोर आवाज सुनाई दी। वह अभी उठी थी, लेकिन जब रंगिनी शर्मा ने उन्हें पिछली रात की घटनाओं की याद दिलाई तो वैदेही देशमुख को बेहद शर्मिंदगी महसूस हुई। ओम, मी अर्जुन, कल रात आपने कुछ गलत तो नहीं किया? कुछ भी नहीं, अर्जुन कपूर ने उत्तर दिया। हाय, अच्छा हुआ। वैदेही देशमुख ने राहत की सांस ली, लेकिन इससे पहले कि वह पूरी तरह से राहत महसूस कर पाती, अर्जुन कपूर की अगली पंक्ति ने उन्हें शर्म से लाल कर दिया। बॉस वैदेही, आप बस खुद से कुछ पुरानी बातें कर रही थी, सुनने में काफी दिलचस्प था। वाक, क्या वाक ने अपने बचपन की बातें कह दी? बॉस वैदेही, हमने कल वादा किया था कि अगली बार फिर से नशे में धुत होंगे, मत भूलिएगा। अगली बार, निश्चित रूप से अगली बार। मी अर्जुन, अब मुझे माफ कीजिए। जल्दबाजी में माफी मांगकर वैदेही देशमुख ने फोन काट दिया। माफी मांगने के बाद वैदेही देशमुख ने जल्दी से फोन काट दिया, बहुत ज्यादा शर्मिंदा होकर। इसी समय हाउसकीपर रंगिनी शर्मा एक कटोरा उतारू सूप लेकर अंदर आए।
बॉस हैंगओवर सूप पी लीजिए। रंगिनी शर्मा ने हैंगओवर सूप को मेज पर रखा। रंगिनी शर्मा, कल रात जब मैं नशे में थी तब क्या हुआ? वैदेही देशमुख बहुत उलझन में थी। उनकी यादें थोड़ी धुंधली थी। बॉस, मुझे नहीं पता, जब आप और मी अर्जुन शराब पी रहे थे तब मैं दूसरे कामों में व्यस्त थी। जब मैं लौटी तब तक आप पहले ही नशे में थी। रंगिनी शर्मा ने कहा, लेकिन एक बात मुझे जरूर कहनी चाहिए। मी अर्जुन वास्तव में बहुत अच्छे इंसान हैं। कल रात आपने बहुत ज़्यादा पी ली थी। आप इतनी आकर्षक और मोहक थी कि कोई भी मोहित हो सकता था। लेकिन मी अर्जुन ने कभी भी इस स्थिति का फ़ायदा उठाने की कोशिश नहीं की। ना ही उन्होंने कोई अनुचित हरकत की। वह वास्तव में एक भले इंसान हैं। मी अर्जुन आपके लिए एक बहुत अच्छे सहयोगी साबित हो सकते हैं, बॉस, रंगिनी शर्मा ने कहा, और उनकी नज़र में अर्जुन कपूर की छवि और भी बेहतर हो गई। रंगिनी शर्मा की बात सुनकर वैदेही देशमुख की नज़रों में अर्जुन कपूर की छवि तुरंत अच्छी हो गई, बल्कि और भी ऊंची हो गई। इस तरह से देखें तो मी अर्जुन सच में बहुत अच्छे इंसान हैं। इस पर ध्यान देना चाहिए, वैदेही देशमुख ने सिर हिलाते हुए धीरे से कहा। दूसरी ओर अर्जुन कपूर ने नाश्ता किया और जल्दी से होटल से बाहर निकल गए। आज उनके पास कुछ बहुत जरूरी काम था। अध्याय 262। अर्जुन कपूर अब रेयान ग्रुप के नए अध्यक्ष बन चुके हैं, लेकिन रेयान ग्रुप के शेयर प्राप्त करने के बाद से वे अभी तक वहां नहीं गए थे। आज अर्जुन कपूर रेयान ग्रुप जाने वाले थे, जहां कुछ महत्वपूर्ण दस्तावेज थे जिन्हें अध्यक्ष अर्जुन कपूर के हस्ताक्षर की आवश्यकता थी। आधे घंटे से अधिक समय के बाद अर्जुन कपूर यह हुई ग्रुप पहुंचे। इस समय रेयान ग्रुप के वरिष्ठ अधिकारी और नेता दोनों ओर पंक्तिबद्ध खड़े थे और अर्जुन कपूर के आगमन की प्रतीक्षा कर रहे थे। मी अर्जुन, आपका स्वागत है। मी अर्जुन, आपका स्वागत है। मी अर्जुन, आपका स्वागत है। जैसे ही अर्जुन कपूर कार से बाहर निकले, रेयान ग्रुप के वरिष्ठ अधिकारियों ने झुककर उनका स्वागत किया। हम अर्जुन कपूर ने सिर हिलाया और भीड़ के बीच से सीधे कंपनी के अंदर चले गए। अर्जुन कपूर कॉन्फ्रेंस रूम में पहुंचे और रेयान ग्रुप के वरिष्ठ अधिकारियों से संक्षिप्त रूप से परिचय किया और कुछ देर बातचीत की। बाद में अर्जुन कपूर अध्यक्ष के कार्यालय में आए और उन दस्तावेजों पर हस्ताक्षर किए। मी अर्जुन, यहाँ एक निमंत्रण है। एक वरिष्ठ अधिकारी ने दरवाजा खटखटाया और अर्जुन कपूर को एक निमंत्रण सौंपा जो देखने में अत्यंत महत्वपूर्ण लग रहा था। हैदराबाद फैंगून वित्तीय शिखर सम्मेलन का निमंत्रण। निमंत्रण पत्र पर लिखे नाम को देखकर अर्जुन कपूर को कुछ दिलचस्पी हुई। ये हैदराबाद फैंगून वित्तीय शिखर सम्मेलन क्या है? अर्जुन कपूर ने वरिष्ठ अधिकारी की ओर देखा। बॉस, ये हैदराबाद के वित्तीय जगत द्वारा आयोजित एक पार्टी है। इसमें हैदराबाद के वित्तीय उद्योग के सभी बड़े नाम और अमीर लोग आमंत्रित होते हैं। यह एक पुंतली सभा होती है। वरिष्ठ अधिकारी ने अर्जुन कपूर को संक्षेप में जानकारी दी। हर बार कंपनी के अध्यक्ष और कुछ उपाध्यक्षों को निमंत्रण मिलता है। रेयान ग्रुप हैदराबाद में स्थित है और यहाँ की एक मजबूत कंपनी मानी जाती है, इसलिए शीर्ष प्रबंधन को स्वाभाविक रूप से आमंत्रित किया जाता है। तो ऐसा है? अर्जुन कपूर ने सिर हिलाया, निमंत्रण खोला और देखा कि फैंगयून वित्तीय शिखर सम्मेलन का समय आज रात 7 बजे निर्धारित था। देखा जा सकता है आज रात उनकी कोई योजना नहीं थी, इसलिए वे इस वित्तीय शिखर सम्मेलन में भाग लेने का मन बना चुके थे। यह उनके लिए फायदेमंद हो सकता था। निमंत्रण स्वीकार करने के बाद अर्जुन कपूर ने रेयान ग्रुप के विभिन्न कार्यों को निपटाना शुरू किया। दोपहर में जैसे ही अर्जुन कपूर ने अंतिम दस्तावेज पर हस्ताक्षर किए, कुछ लंबित कार्य आखिरकार निपटाए गए। सिस्टम का इनाम डिंग 52वीं स्तर की दूरी को तोड़ते हुए इनाम तिवारी ग्रुप के 5% शेयर प्राप्त हुए, जिससे आप तिवारी ग्रुप के दूसरे सबसे बड़े शेयर धारक बन गए। शेयर अधिग्रह अनुबंध आपके अध्ययन कक्ष में रखा गया है, कृपया ध्यान दें। इस बार सिस्टम ने अर्जुन कपूर को तिवारी ग्रुप के शेयरों से पुरस्कृत किया। इसके अतिरिक्त अर्जुन कपूर पहले से ही तिवारी ग्रुप के 10% शेयर रखते थे, जिससे वे आधिकारिक रूप से तिवारी ग्रुप के दूसरे सबसे बड़े शेयर बन गए। लेकिन सिर्फ 10% शेयर रखने से ही तिवारी ग्रुप का सबसे बड़ा शेयरधारक बनना आसान नहीं था। असल में यह मामला इतना सरल नहीं था। आने वाले दिनों में कुछ और सिस्टम इनाम मिलने के बावजूद फिलहाल अर्जुन कपूर तिवारी ग्रुप के सबसे बड़े शेयरधारक नहीं थे, क्योंकि तिवारी ग्रुप का सबसे बड़ा शेयरधारक लुई वॉटन ग्रुप था, जो दुनिया की सबसे बड़ी लग्जरी वस्त्र कंपनी थी और उसके पास तिवारी ग्रुप के अधिकांश शेयर थे। जब कभी अर्जुन कपूर के शेयर 50% से अधिक हो जाएंगे, तभी वे लुई वॉटन ग्रुप को पीछे छोड़ पाएंगे। हालांकि लुई वॉटन ग्रुप जैसी विशाल कंपनी से तिवारी ग्रुप के शेयर प्राप्त कर लेना ही अपने आप में एक बड़ी उपलब्धि थी। काम खत्म करने के बाद और कुछ अरबों की कमाई के साथ अर्जुन कपूर रेयान ग्रुप से एक अच्छे मूड में बाहर निकले और रात के खाने के लिए चले गए। दोपहर में अर्जुन कपूर वायुपुंज सुपर कार एसोसिएशन पहुंचे। कल अर्जुन कपूर ने अपने एक व्यक्ति को सूचना जारी करने के लिए कहा था कि वायुपुंज सुपर कार एसोसिएशन नए सदस्य भर्ती कर रहा है और कोनिक्स कंपनी के मालिक के बारे में जानकारी दी गई थी। जैसे ही अर्जुन कपूर अपनी कार चलाकर वहां पहुंचे, उन्होंने देखा कि एसोसिएशन के बाहर कई सुपर कारें खड़ी थी, जो पहले से 2-3 गुना अधिक थी।
उनमें ज़्यादातर फरारी, लैम्बोर्गिनी जैसी गाड़ियां थीं और कुछ तो 10 मिलियन युआन से अधिक कीमत की स्पोर्ट्स कारें भी थीं। अर्जुन कपूर ने संतोषपूर्वक सिर हिलाया। इसी दौरान बाहर से सुपर कारों का एक काफिला तेजी से वहां आया जिसकी मंशा कुछ ठीक नहीं लग रही थी। इस काफिले से 20 से अधिक लोग निकले और उनमें सबसे आगे एक तेजतर्रार युवक खड़ा था। ये सुपर कार काफिला फ्यूरी सुपर कार एसोसिएशन का था, जो हैदराबाद की 6 प्रमुख सुपर कार एसोसिएशनों में से एक थी। फ्यूरी सुपर कार एसोसिएशन हैदराबाद की चौथे स्थान की सुपर कार एसोसिएशन थी और वायुपुंख सुपर कार एसोसिएशन से ऊपर थी, और जो सामने खड़ा था वह था पंकज चौहान, फ्यूरी सुपर कार एसोसिएशन का उपाध्यक्ष। चलो देखते हैं वायुपुंख सुपर कार एसोसिएशन का नया अध्यक्ष बनने के बाद इनकी हिम्मत कितनी बढ़ गई है कि वे हमारी फ्यूरी सुपर कार एसोसिएशन के खिलाफ जाने की हिम्मत कर रहे हैं। पंकज चौहान ने अपने पीछे खड़े लोगों की ओर देखा और एक ठंडी मुस्कान के साथ कहा। इसके बाद उसने हाथ हिलाया और अपनी टीम के साथ वायुपुंख सुपर कार एसोसिएशन के हॉल की ओर बढ़ गया। वायुपुंख सुपर कार एसोसिएशन के कुछ सदस्यों ने ये देखा और तुरंत अर्जुन कपूर को सूचित किया। कोई चाहे जो भी हो, अगर कोई टकराएगा तो उसे जवाब मिलेगा। इसके बाद अर्जुन कपूर अपनी टीम को लेकर बाहर निकले। अध्याय 263 दोनों की मुलाकात वायुपुंख सुपर कार एसोसिएशन के सामने हुई। तुम्हारे वायुपुंख सुपर कार एसोसिएशन के अध्यक्ष को कहो कि बाहर आए। जैसे ही वह पहुंचा, फ्यूरी सुपर कार एसोसिएशन के उपाध्यक्ष पंकज चौहान ने जोर से चिल्लाया, अभद्र, तुम हमारे अध्यक्ष को क्या कह रहे हो? तुम्हें क्या लगता है कि तुम हमारे अध्यक्ष के बारे में कुछ भी कह सकते हो? वायुपुंख सुपर कार एसोसिएशन के सदस्यों ने एक के बाद एक प्रतिक्रिया दी। बिल्कुल स्वाभाविक रूप से किसी ने अर्जुन कपूर का परिचय दिया। अर्जुन कपूर की पहचान जानने के बाद पंकज चौहान की आंखें तुरंत उस पर टिक गई। ऊपर से नीचे तक पंकज चौहान ने अर्जुन कपूर को ध्यान से देखा। तो यही है, तुम तो पूरे 2 साल के भी नहीं लगते। सही कहा ना, एक ऐसा बच्चा जिसका अभी तक ठीक से बाल भी नहीं उगे। वह वास्तव में वायुपुंख सुपर कार एसोसिएशन का नया अध्यक्ष बन गया। तुम्हारे एसोसिएशन में सच में कोई नहीं बचा था क्या जो तुम्हें ढूंढ लिया? हाँ, ये तो बहुत मजेदार है। पंकज चौहान ने अपने पेट को पकड़कर जोर से हंसते हुए कहा, उपाध्यक्ष सही कह रहे हैं। मैंने सोचा था कि यह कोई 3 सिर और 6 हाथ वाला व्यक्ति होगा, लेकिन ये तो बस एक आम आदमी निकला जिसके सिर पर बाल भी नहीं उगे। ऐसे इंसान की हिम्मत कैसे हुई कि वह हमारे ताकतवर फ्यूरी सुपर कार एसोसिएशन के खिलाफ जाए? फ्यूरी सुपर कार एसोसिएशन के अन्य सदस्य भी उसकी बात से सहमत थे। उन्होंने अर्जुन कपूर को जरा भी गंभीरता से नहीं लिया। मुझे तुमसे ज़्यादा बकवास नहीं करनी, मैं बस इतना पूछना चाहता हूँ, तुम्हें इतनी हिम्मत किसने दी कि तुम हमारे फ्यूरी सुपर कार एसोसिएशन के खिलाफ जाने की सोच रहे हो? पंकज चौहान ने सीधे सवाल किया। तुम्हारे फ्यूरी सुपर कार एसोसिएशन के खिलाफ जाना? हाँ, इतनी बड़ी बात मत करो। अर्जुन कपूर उनकी बातों से हंस पड़े। मैंने तुम्हारे एसोसिएशन के बारे में पहले कभी सुना भी नहीं और तुम कह रहे हो कि मैं तुम्हारे खिलाफ हूँ। तुम अपनी अहमियत कुछ ज़्यादा ही नहीं समझ रहे। अर्जुन कपूर ने कहा, उनका लक्ष्य हैदराबाद सुपर कार एसोसिएशन का लीडर बनना था, तो फिर वह चौथे स्थान पर रहने वाले फ्यूरी सुपर कार एसोसिएशन की परवाह क्यों करेंगे? कमाल के आदमी हो, बहुत मोटी चमड़ी है तुम्हारी। हम फ्यूरी सुपर कार एसोसिएशन ने पूरी हैदराबाद में नए सदस्यों की भर्ती के लिए एक घोषणा जारी की, लेकिन कल तुमने भी एक घोषणा जारी कर दी। क्या ये हमारे फ्यूरी सुपर कार एसोसिएशन के खिलाफ जाना नहीं है और हमारे सदस्यों को छीनने की कोशिश नहीं है? ये और क्या है? पंकज चौहान ने ताना मारते हुए कहा। अर्जुन कपूर ने सिर हिलाया। उन्हें पहले तो लगा था कि कोई गंभीर बात हुई होगी, लेकिन ये सब सिर्फ नए सदस्यों की भर्ती के कारण था। तुम लोग अपनी अहमियत कुछ ज़्यादा ही बढ़ा रहे हो। हम नए सदस्य इसलिए भर्ती कर रहे हैं क्योंकि हमारे पास कम लोग हैं, ना कि तुम्हारे फ्यूरी सुपर कार एसोसिएशन की वजह से। तुम्हारा एसोसिएशन मेरे लिए इतना भी महत्वपूर्ण नहीं कि मैं उसे टारगेट करूं। अर्जुन कपूर ने हुक्म भरे अंदाज में हाथ हिलाया, जैसे कह रहे हो कि वे बेकार में समय बर्बाद ना करें और वहां से चले जाएं। कम भक्त, ये लड़का बहुत घमंडी हो गया है। हमारा फ्यूरी सुपर कार एसोसिएशन तुम्हारे टारगेट के लायक नहीं। जरा ध्यान से देखो, यहाँ जितने नए लोग आए हैं उनमें से आधे पहले हमारे एसोसिएशन में शामिल होना चाहते थे। पंकज चौहान ने अर्जुन कपूर के पीछे खड़े लोगों की ओर इशारा किया और जोर से बोला, और तुम सब, क्या तुम्हारा दिमाग ठीक है? तुम इस लड़के की बातों पर विश्वास कर रहे हो? इसके बाद पंकज चौहान ने उन नए लोगों का मजाक उड़ाना शुरू किया जो वायुपुंख सुपर कार एसोसिएशन में शामिल होने आए थे। इसने कहा कि यह कोनिक का मालिक है। मैं भी कह सकता हूँ कि मैं दुनिया का सबसे अमीर आदमी हूँ। बड़ी बड़ी बातें करना कौन नहीं जानता। आज मैं सबके सामने इस अर्जुन कपूर का पर्दाफाश करने वाला हूं। पंकज चौहान चिल्लाया। यह आदमी कोनिक का मालिक नहीं है। इस बार वह लड़ने नहीं आया था। लड़ाई से कुछ हासिल नहीं होता। अगर उसे नए सदस्यों को फिर से लुभाना था तो उसे पहले वायुपुंख सुपर कार एसोसिएशन की छवि खराब करनी होगी। तुमने क्या कहा? अध्यक्ष अर्जुन कोयनिक सेक के मालिक नहीं है। क्या ये सच है? क्या हमें धोखा दिया गया? मैंने तो वायुपुंख सुपर कार एसोसिएशन में इसलिए आवेदन किया था क्योंकि अध्यक्ष अर्जुन कोनिक के मालिक हैं।
पंकज चौहान की बात सुनकर नए लोग फुसफुसाने लगे। झूठा, तुम्हें लगता है कि यह झूठ है? तुम ही अफवाह फैला रहे हो। अगर तुम कह रहे हो कि हमारे अध्यक्ष कोनिक्से के मालिक नहीं है तो सबूत दिखाओ। वायुपंख सुपर कार एसोसिएशन के सदस्य गुस्से में बोले, सबूत? मेरे पास सबूत है। संयोग से मैं कोनिक्सेक के असली मालिक को जानता हूँ। मेरे पास उसका संपर्क नंबर भी है। कहते हुए पंकज चौहान ने अपना फ़ोन निकाला। मैंने पिछले साल एक बड़े सुपर कार इवेंट में कोनिक के मालिक से मुलाकात की थी। देखो, यह मेरा सबूत है। इतना कहकर पंकज चौहान ने हाथ हिलाया। फ्यूरी सुपर कार एसोसिएशन के सदस्यों ने पहले से तैयार तस्वीरें भीड़ में बांट दी। लोगों ने फोटो ली और देखा कि उसमें पंकज चौहान और एक विदेशी आदमी था जिसकी उम्र 40-50 साल के करीब थी। तस्वीर में जो विदेशी है वह कोनिक्से का मालिक कृष्ण मेहरा है। पंकज चौहान ने गर्व से कहा। अर्जुन कपूर ने तस्वीर देखी और शांत स्वर में कहा, जिस कृष्ण मेहरा की तुम बात कर रहे हो वह कोनिक्से के पूर्व मालिक थे, लेकिन अब मैं नया मालिक हूँ। उन्होंने कोनिक्से मुझे बेच दिया है। लेकिन इससे पहले कि पंकज चौहान कुछ कह पाते, एक कार कुछ दूरी पर आकर रुकी और उसमें से 3 आदमी निकले। अर्जुन कपूर ने उन्हें पहले ही देख लिया और हाथ हिलाया। जिस मेहमान का मुझे इंतजार था वह आ चुका है। अध्याय 264। अर्जुन कपूर के इशारे की दिशा में पंकज चौहान ने भी मुड़कर देखा। लेकिन जैसे ही उसने उन 3 लोगों में से एक के चेहरे को स्पष्ट रूप से देखा, वह मानो बिजली के झटके से जड़ हो गया। ये क्या, ये वही कृष्ण मेहरा नहीं है जो कोनिक का मालिक था? वह हैदराबाद क्यों आया? पंकज चौहान स्तब्ध रह गया। कृष्ण मेहरा जो पहले कोनिक्सेक के मालिक थे और अब पूरी दुनिया में अपनी ऊंचाई पर थे, अचानक हैदराबाद में एक छोटे से वायुपंख सुपर कार एसोसिएशन में क्यों आए? ये पूरी तरह से असंगत था। पंकज चौहान इसे समझ नहीं पाया। केवल पंकज चौहान ही नहीं बल्कि वहां मौजूद अन्य लोग भी इन 3 विदेशी पुरुषों को देखकर चौंक गए और तुरंत पहचान गए कि उनमें से एक कोने के पूर्व मालिक कृष्ण मेहरा थे। आखिरकार पंकज चौहान द्वारा दिखाई गई तस्वीर अभी भी सभी के दिमाग में ताज़ा थी। कृष्ण मेहरा तेजी से अर्जुन कपूर की ओर बढ़े और अर्जुन कपूर भी आगे बढ़कर उनसे हाथ मिलाने के लिए तैयार थे। इससे पहले कृष्ण मेहरा ने अर्जुन कपूर से संपर्क किया था। उन्होंने हैदराबाद आकर उनके साथ कोनिक्से के आधिकारिक ट्रांसफर अनुबंध पर हस्ताक्षर करने की योजना बनाई थी। इसलिए उन्होंने अर्जुन कपूर से उनका पता पूछा। तब अर्जुन कपूर ने उन्हें वायुपंख सुपर कार एसोसिएशन का पता दिया था। आज सुबह जब अर्जुन कपूर यहू हुई ग्रुप में थे, उन्होंने कृष्ण मेहरा का एक संदेश प्राप्त किया जिसमें कहा गया था कि वे दोपहर 3 बजे तक हैदराबाद पहुंचेंगे। इसीलिए अर्जुन कपूर आज एसोसिएशन में उनका इंतजार कर रहे थे। अर्जुन कपूर ने जानबूझकर कृष्ण मेहरा को यहाँ बुलाया था ताकि उनके नाम और पहचान का उपयोग कर वायुपंख सुपर कार एसोसिएशन को और अधिक प्रतिष्ठित और प्रभावशाली बनाया जा सके और हैदराबाद की 6 प्रमुख सुपर कार एसोसिएशनों में शीर्ष स्थान पर पहुंचाया जा सके। कोनिक के नाम के साथ वायुपंख सुपर कार एसोसिएशन का स्तर तेजी से बढ़ना निश्चित था। प्रियमी अर्जुन, क्या हम अनुबंध पर हस्ताक्षर करें? जैसे ही वह पहुंचे, कृष्ण मेहरा ने अंग्रेजी में कहा, ठीक है। अर्जुन कपूर ने सिर हिलाया और फिर कृष्ण मेहरा वायुपंख सुपर कार एसोसिएशन के अंदर चले गए। वायुपंख सुपर कार एसोसिएशन के सदस्य और नए आवेदक भी उनके पीछे पीछे चल दिए। बाहर केवल पंकज चौहान और फ्यूरी सुपर कार एसोसिएशन के सदस्य ही रह गए। पंकज चौहान अभी भी यह नहीं समझ पा रहा था कि कृष्ण मेहरा यहाँ क्यों आए हैं। आखिरकार बिना कोई शर्म महसूस किए पंकज चौहान अपने लोगों को लेकर वायुपंख सुपर कार एसोसिएशन के अंदर चला गया। सम्मेलन कक्ष में जैसे ही उसने प्रवेश किया, उसने देखा कि अर्जुन कपूर और कृष्ण मेहरा एक सम्मेलन कक्ष में बैठे थे। कक्ष के सामने 2 बड़े बैनर लगे थे। कोनिक्स एक कंपनी ट्रांसफर समारोह, उसका अंग्रेजी अनुवाद भी था। वहीं अर्जुन कपूर और कृष्ण मेहरा दस्तावेजों को पढ़ रहे थे और हस्ताक्षर करने के लिए तैयार थे। ये दृश्य देखकर पंकज चौहान और फ्यूरी सुपर कार एसोसिएशन के सदस्य हैरान रह गए और एक एक करके हक्का बक्का हो गए। वे अविश्वास से दोनों बैनरों की ओर देखने लगे और पूरी तरह से स्तब्ध रह गए। अगर कुछ समय पहले वे ये दावा कर रहे थे कि अर्जुन कपूर कोनिक के मालिक नहीं थे, तो अब जब वे दस्तावेजों पर हस्ताक्षर कर रहे थे, ये पूरी तरह से सत्यापित हो चुका था। यह कोई धोखा नहीं था, यह कोई झूठी प्रचार रणनीति नहीं थी। अर्जुन कपूर वास्तव में कोनिक्सेट के नए मालिक थे। एक ही क्षण में पंकज चौहान का चेहरा सफ़ेद पड़ गया और उसने शर्मिंदगी महसूस की। अब वह खुद एक मस्करा बन चुका था। भविष्य में वह पूरे हैदराबाद सुपर कार जगत में एक मजाक बन सकता था और शायद फिर कभी अपनी छवि सुधार नहीं पाएगा। सामने देखा तो अर्जुन कपूर और कृष्ण मेहरा ने हस्ताक्षर समाप्त कर दिए थे और अब वे एक दूसरे से हाथ मिला रहे थे। पंकज चौहान को ये देखकर और भी अधिक शर्मिंदगी महसूस हुई। अब अर्जुन कपूर की पहचान पूरी तरह से स्थापित हो चुकी थी। इस पहचान के साथ अब ये तय था कि वायुपंख सुपर कार एसोसिएशन पूरी तरह से उठ खड़ा हुआ था और फ्यूरी सुपर कार एसोसिएशन अब कभी भी उसका मुकाबला नहीं कर सकता था। उनकी रैंकिंग और नीचे गिरने वाली थी। पंकज चौहान के चेहरे पर ऐसा भाव था
मानो उसने कुछ बहुत ही भयावह चीज़ खा ली हो और उसके साथी सदस्य खुद को हीन महसूस कर रहे थे। अब और शर्मिंदगी की सहना असंभव था, इसलिए पंकज चौहान ने अपने सदस्यों को इशारा किया और चुपचाप वहां से निकल गए। समारोह पूरा हुआ। पाप 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 हस्ताक्षर के बाद ग्रुप फोटो ली गई और समारोह में उपस्थित सभी ने जोरदार तालियां बजाई। इस समय वायुपुंज सुपर कार एसोसिएशन के पुराने सदस्य हो या नए सदस्य जो अभी शामिल हुए थे, वे सभी बेहद उत्साहित थे। उन्होंने अपनी आंखों के सामने कोनिगसेक के नए मालिक के उदय को देखा था। अब से वे कोनिगसेक के मालिक के अधीन होंगे। ये कितना गौरवशाली और गर्व की बात थी। जो नए लोग शामिल होने आए थे, वे अब वायुपुंज सुपर कार एसोसिएशन में शामिल होने के लिए और भी अधिक उत्सुक हो गए और उन्होंने अर्जुन कपूर की और भी अधिक प्रशंसा करनी शुरू कर दी। आज की यह घटना जल्द ही पूरे हैदराबाद और शायद पूरे देश के सुपर कार जगत में फैल जाएगी। तब और भी अधिक लोग इस एसोसिएशन में शामिल होने के लिए दौड़ेंगे। संभावना ये थी कि बहुत जल्द वायुपुंज सुपर कार एसोसिएशन लोगों की संख्या के हिसाब से हैदराबाद की सबसे बड़ी सुपर कार एसोसिएशन बन जाएगी। हालांकि अगर वे शीर्ष स्थान हासिल करना चाहते थे तो केवल सदस्य संख्या ही काफ़ी नहीं थी, शक्ति भी जरूरी थी। लेकिन जब अर्जुन कपूर यहाँ हैं तो क्या वायुपुंज सुपर कार एसोसिएशन की शक्ति कम हो सकती है? अनुबंध पर हस्ताक्षर होने के बाद अर्जुन कपूर और कृष्ण मेहरा ने थोड़ी देर तक बातचीत की। फिर कृष्ण मेहरा वहां से चले गए। अध्यक्ष जिंदाबाद, अध्यक्ष जिंदाबाद, चारों ओर से पागलपन भरी चीखें गूंजने लगी। इस समय अर्जुन कपूर उन सभी के लिए एक भगवान के समान थे। इस अवसर का लाभ उठाते हुए अर्जुन कपूर ने कुछ भाषण दिए जिससे उन्होंने लोगों को स्थिर किया और वायुपुंज सुपर कार एसोसिएशन के प्रभाव को और बढ़ाया। भविष्य में वायुपुंज सुपर कार एसोसिएशन में शामिल होने के लिए असंख्य लोगों का प्रवाह बना रहेगा। उस समय उन्हें कड़े नियमों का पालन करना होगा और कोई गलती नहीं करनी होगी। अर्जुन कपूर ने गौरव देशमुख और अन्य सदस्यों को विशेष रूप से यह याद दिलाया। इन सब को पूरा करने के बाद अर्जुन कपूर संतोषपूर्वक वहां से निकले। उनका लक्ष्य अपेक्षा से अधिक सफल हो चुका था। शाम का समय तेजी से बीत गया। शाम के 6 बजे या 7 बजे अर्जुन कपूर अपनी कार चलाते हुए हैदराबाद फैंगयून वित्तीय शिखर सम्मेलन के आयोजन स्थल पर पहुंचे। बॉस अर्जुन कपूर के वहां पहुंचते ही यहुई ग्रुप के 2 अन्य उपाध्यक्ष जिन्हें आमंत्रित किया गया था, उनके पास आए और गाड़ी का दरवाजा खोलने में उनकी सहायता की। पिछले साल वे दोनों भी इस वित्तीय शिखर सम्मेलन में आए थे, लेकिन यह अर्जुन कपूर का पहली बार था, इसलिए वे उनके मार्गदर्शक के रूप में कार्य कर रहे थे। उनके साथ चलते हुए अर्जुन कपूर आगे बढ़े। सम्मेलन स्थल पर प्रवेश द्वार पर उन्होंने निमंत्रण पत्र दिखाया और तीनों को भव्य आयोजन स्थल में प्रवेश करने की अनुमति मिल गई। जो लोग यहां आ सकते थे वे या तो अत्यंत धनी थे या प्रतिष्ठित और उनकी पहचान बहुत प्रभावशाली थी। इस समय ये सभी उद्योगपति और व्यापारी शानदार सूट या भव्य शाम की पोशाकें पहने आपस में बातचीत कर रहे थे। जैसे ही कुछ लोगों ने ये हुई ग्रुप के दोनों उपाध्यक्षों को देखा, वे अर्जुन कपूर से मिलने आए। उन्होंने अर्जुन कपूर का परिचय दूसरों से करवाया। मी अर्जुन बहुत ही प्रतिभाशाली और भविष्य में बहुत आगे जाने वाले व्यक्ति हैं। मी अर्जुन युवा हैं और उनके पास असीम संभावनाएं हैं। अर्जुन कपूर की पहचान जानने के बाद वहां मौजूद व्यापारियों और उद्योगपतियों ने सौहार्दपूर्ण व्यवहार दिखाया। एक प्रभावशाली व्यक्ति का प्रवेश। जब अर्जुन कपूर लोगों से बातचीत कर रहे थे, तभी 40 के दशक का एक गंजा आदमी जो कई साथियों से घिरा हुआ था, भी आयोजन स्थल में दाखिल हुआ। मैंने सुना है कि यहुई ग्रुप को एक नया मालिक मिला है और वह एक युवा लड़का है। चलो मुझे उससे मिलने दो। जैसे ही वह अंदर आया, उसने बड़ों की तरह व्यवहार करते हुए और घमंडी अंदाज में अर्जुन कपूर को भाषण देना शुरू कर दिया। अध्याय 265। ये दृश्य देखकर अर्जुन कपूर की भौहें सिकुड़ गई। यह आदमी कौन है? मी अर्जुन, ये धीरज मेहता हैं, आनंद वित्तीय समूह के अध्यक्ष। ये हमारी रेयान ग्रुप के प्रतिस्पर्धी हैं और कंपनी के पूर्व अध्यक्ष से इनका हमेशा ही खराब संबंध रहा है। रेयान ग्रुप के उपाध्यक्ष ने धीमी आवाज में अर्जुन कपूर को बताया। अर्जुन कपूर तुरंत स्थिति समझ गए। धीरज मेहता आगे बढ़े और अर्जुन कपूर का मूल्यांकन करने लगे। बॉस अर्जुन, आप बहुत युवा हैं। अगर रेयान ग्रुप आपके हाथों में चला गया है तो मुझे डर है कि धीरज मेहता के इतना कहते ही कई अन्य मेहमानों ने उनकी हाँ में हाँ मिलाते हुए बात आगे बढ़ाई। मुझे तो समझ नहीं आता कि रेयान ग्रुप के वरिष्ठ अधिकारियों ने क्या सोचकर यह निर्णय लिया। अध्यक्ष धीरज तो फिर भी विनम्रता दिखा रहे हैं। डरने की क्या बात है? रेयान ग्रुप का तो अब पूरी तरह पतन निश्चित है। बॉस अर्जुन मुश्किल से 20 साल के लगते हैं। उन्होंने शायद ही कभी कोई बड़ी व्यावसायिक चुनौती देखी होगी। क्या ऐसा व्यक्ति रेयान ग्रुप को संभाल सकता है? उनकी बातें पूरी होते ही रेयान ग्रुप के करीबी ग्राहकों ने तुरंत इसका विरोध किया और देखते ही देखते दोनों पक्षों में बहस छिड़ गई। सिस्टम की अधिसूचना डिंग मिशन जारी। धीरज मेहता को यह एहसास कराओ कि उम्र के आधार पर किसी की क्षमता को आंकना गलत है और उसे सबक सिखाओ। मिशन पुरस्कार। रेयान ग्रुप के 6% शेयर मिशन पुरस्कार 138 अनुभव अंक। अर्जुन कपूर ने तुरंत सिस्टम मिशन का विश्लेषण किया।